क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, क्योंकि थोड़ा यस नेट। सर। हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ तभी ठीक है। स्टक हो गया था। हाँ एक्चुअली आज एकदम मॉर्निंग से ही ना मेरे एरिया लोकेलिटी में थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, काफ़ी अप डाउन कर रहा है। आई डोंट नो। सुबह में मॉर्निंग वाला क्लास में भी प्रॉब्लम हुआ था, सी इंटर वाला क्लास में, एग्जीक्यूटिव इंटर में। तो ठीक है, अगर कभी भी ऐसा होगा तो आप लोग स्टे रहिएगा, ठीक है? तो थोड़ा वेट करना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? घबराने का ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, देखो, तो बेसिकली बात चल रहा था सप्लाई पे, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स का आप हार्ट मान सकते हो, ठीक है? कि इकोनॉमिक्स में कोई भी सब प्रोडक्ट का मार्केट में जो प्राइस रेडी होता है, ठीक है? कि जैसे कि मानो कि जैसे आज एक केस स्टडीज भी करेंगे, मैगी के ऊपर एक केस स्टडीज करेंगे, तो आप लोगों को ना काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये जब भी हम लोग मैगी का दाम देखते हैं मार्केट में, नॉट ओनली मैगी, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, चाहे पोटैटो ले लो, चाहे राइस ले लो, चाहे व्हीट ले लो, वट एवर प्रोडक्ट, कि उसका दाम इतना क्यों है, या फिर दाम कोई भी प्रोडक्ट का कुछ भी दाम हो, ठीक है? चाहे वो उसका दाम 10 रुपीज हो, 12 रुपीज हो, 10 करोड़ हो, 10 लाख हो, तो मन में एक सवाल तो आना चाहिए कि भाई इसका दाम 10 क्यों है, इसका दाम 20 क्यों है, इसका दाम 500 क्यों है, वट एवर। तो इसके पीछे ना ये डिमांड एंड सप्लाई का ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो एक तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये सारा का सारा मैटर में डिस्कस तो करना ही है। उसके बाद केस स्टडीज पहले थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ लास्ट क्लास के साथ कि ये सप्लाई है क्या। फिर मैं आज एक स्पेशल मैटर पे बात करूंगा कि आज आप लोगों को एक सच में एक बहुत अच्छा चीज पता चलेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। कि आप एक डायमंड खरीदने जाते हो तो उसका दाम इतना क्यों, अगर आप एक नमक खरीदने जाते हो तो उसका दाम इतना कम क्यों। तो प्रोडक्ट का जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं ना, भैया इतना दाम, ऐसे करके बोलते हैं। सपोज एक साड़ी दुकान में गए, तो साड़ी वाला जो है, मतलब जिनका दुकान है एम्पोरियम है, ठीक है, साड़ी एम्पोरियम समथिंग, आपका लोकेलिटी में बहुत सारा ऐसा दुकान होगा, तो आप उनको साड़ी दिखाने बोले। मैं ऐसे भी लड़की लोगों का मैंने देखा हुआ कि जब भी माँ के साथ या बहन लोगों के साथ में जब भी जाता हूँ, तो हाँ, तो वो साड़ी दिखाते हैं तो वाह कितना अच्छा साड़ी है, ऐसा करके बोलते हैं। फिर इधर से एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स आता है, एतो दाम। हाँ, मतलब काइंड ऑफ दैट, मतलब बंगालीज में ऐसे बोलते हैं एतो दाम, बट हिंदी में हम लोग ऐसे इतना दाम है, ऐसा क्या है इसमें। तो ये जो दाम है क्या नहीं है, इसके पीछे सप्लाई एंड डिमांड का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो आज मेरी मेन फोकस होगा मेरा कि मैं आपको डिमांड को नहीं, सप्लाई में ज्यादा फोकस करूंगा। पर सप्लाई को बोलते वक्त डिमांड तो आ ही जाएगा। ओके, चलो थोड़ा सप्लाई का लास्ट क्लास का रिविजन देख लेते हैं कि मेनली सप्लाई में क्या क्या पॉइंट है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूं, एक बार आप देख लो। अच्छा, स्क्रीन शेयर हुआ है आप लोगों के साथ? ओके, हाँ सर। ठीक है। तो चलो भैया, इतना दाम क्यों है ये पता चल जाएगा आज। तो चलो लेकिन उससे पहले मैं आपको सप्लाई के बारे में कुछ जो मैटर है, जो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में हम लोगों को पढ़ना चाहिए होता है, क्योंकि बुक्स में कुछ चीज दिया होता है जिसको जानना भी जरूरी है। उसके बाद तो रियल लाइफ है ही, तो दोनों मैटर को हम लोग थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे। थोड़ा बुकिश बातें, थोड़ा रियल लाइफ बातें, ठीक है? ताकि आपको एक बैलेंस भी रहे, और एजुकेशन के साथ, एग्जाम के साथ भी आपको एक बैलेंस बना रहे। तो एक्चुअली जो कुछ भी पढ़ते हैं, सारा का सारा चीज रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है। जब तक रियल लाइफ प्रॉब्लम कोई सब्जेक्ट सॉल्व नहीं करता, तो तब तक उस सब्जेक्ट का एग्जैक्टली कोई मतलब भी नहीं होता। जैसे कि आप देखो, एक सिंपल मैटर आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर। सप्लाई में क्या बता रहा था? सप्लाई मीनिंग द टर्म सप्लाई refers to the amount of good or service that a producer are willing and able to offer to the market at various price during a period of time। जो प्रोडक्ट बेचता है, जो सेलर होता है, वो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में जो भी प्रोडक्ट बेचता है, द टर्म सप्लाई refers to the amount of good or service that producers are willing and able to offer to the market। जो प्रोड्यूस करते हैं या जो सप्लाई करते हैं, वो मार्केट में एक पर्टिकुलर दाम पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो सप्लाई को एक फ्लो माना जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो के बारे में एक बहुत अच्छा बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्लो इज अ काइंड ऑफ अ, फ्लो क्या होता है? फ्लो मतलब एक रिवर जैसा है ना। जैसे कि एक रिवर में क्या होता है? फ्लो होता है। और स्टॉक मतलब क्या है? एक एक पूल या पॉन्ड जैसा है ना। जैसे कि एक पॉन्ड या पूल में पानी जमा रहता है, और
फ्लो में क्या होता है, जैसे कि रिवर में फ्लो रहता है। तो इकोनॉमिक्स ये दोनों कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। पूल वाला कॉन्सेप्ट या पॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट में भी इकोनॉमी काम करता है, और एक सप्लाई जो फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी काम करता है। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल भी लास्ट क्लास में यूज किया था, अगर आपको याद होगा, कि जैसे कि अगर मैं आपको अभी पूछूं कि आपके पॉकेट में कितना है, तो ये स्टॉक होगा या फ्लो होगा? प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा कि अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आपके पॉकेट में कितना अमाउंट है या कितना मनी है, तो आप क्या बोलोगे? ये फ्लो है या स्टॉक है? करेंटली हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चंस करता हूं, तो ये फ्लो है या स्टॉक है एट प्रेजेंट? एकदम करंट बात कर रहा हूं। सर स्टॉक। Obviously at present how much money you have, that is a stock concept. लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपका मंथली जैसे होता है ना, जैसे जब लोग जितना दिन आप लोग माँ पापा के साथ रहते हो उतना दिन क्या है, आपको एक पॉकेट मनी मिलता है। अगर मैं बोलूं कि आपका मंथली पॉकेट मनी कितना है या फिर आपका एनुअल एक्सपेंस कितना है, ठीक है, मंथली पॉकेट मनी या फिर एनुअल एक्सपेंस या मंथली एक्सपेंस, योर मंथली एक्सपेंस, क्या आप एकदम श्योरली कह सकते हो कि आपका मंथली एक्सपेंस फिक्स्ड है? प्लीज मुझे बताना, क्या आप एकदम श्योरली कह सकते हो कि आपका मंथली एक्सपेंस फिक्स्ड है? फिक्स्ड है या वेरिएबल है? ऑब्वियसली वेरिएबल है। तो फिक्स नहीं है आपका मंथली एक्सपेंस, ये मस्ट बी वेरिएबल। तो इसलिए आपके पर मंथ आपकी पॉकेट में मनी का जो फ्लो रहता है, तो मनी के फ्लो है तभी तो वेरी करता है। क्या आप ऐसा कह सकते हो? फ्लो जिस चीज का होगा वो तो वेरी करेगा ना। जैसे आप कभी रिवर देखे हो, इवन आप कोलकाता में गैंजेस देखे हो, गंगा माता जो हमारा गंगा जी है, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के ऊपर कभी चढ़ के देखना, या प्रिंसेप घाट में भी देख सकते हो, जहां मर्जी जगन्नाथ घाट चले जाओ या बाग बाजार घाट चले जाओ, जहां मर्जी जाओ, लेकिन आप गंगा जरूर देखना। बारिश के टाइम पे, जब बारिश का टाइम होता है ना, तो आप गंगा जी को देखना, ठीक है। मतलब जैसे अभी मानसून चल रहा है ना, तो मानसून के टाइम पे गैंजेस में भयंकर टाइप का मतलब हालत दिखाई देता है, डर भी लगता है। इवन हावड़ा में जो लॉन्च घाट है, वो लॉन्च घाट पूरा डूब जाता है, मैंने ऐसा सिचुएशंस भी देखा। इवन अगर आपको शायद याद नहीं होगा कि या हो भी सकता है, आयला आया था एक बार, आयला जैसे अभी अम्फान आया था या उम्फून जो था, जस्ट 2-3 इयर्स बैक, 2-3 नहीं सॉरी 8-9 इयर्स बैक, ठीक है। आयला के टाइम पे मतलब कोइंसिडेंटली मुझे हावड़ा ब्रिज के ऊपर से ही जाना पड़ रहा था। मेरी दीदी की शादी थी, तो उनके लिए फ्लावर मार्केट से फ्लावर लेके मुझे जाने के लिए जरूरी हो गया था। तो मुझे उस वक्त हावड़ा ब्रिज में चल के निकल रहा था, तो हावड़ा ब्रिज में पानी का फ्लो देख के मैं जिसे उठा के गंगा जी में दे देगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि गैंजेस में फ्लो रहता है, कोई भी रिवर में फ्लो रहेगा। एग्जैक्टली जैसे आपके पॉकेट में कभी पैसा का बहुत ज्यादा फ्लो होता है कि नहीं होता है? कभी आपको 5,000 में मिल जाता है, कभी आपको 10,000 में मिल जाता है, ऐसा होता है? प्लीज टेल मी। यस, है ना। लेकिन जब अगर मैं आपको पूछूं कि करेंटली आपके पास कितना है, तो आप अभी का जवाब दे सकते हो कि सर करेंटली आई हैव जस्ट 500 बक्स इन माय पॉकेट, ठीक है। तो आपके पास करेंटली 500 ही है, तो आप इसको क्या कहोगे? इसको स्टॉक कहोगे। तो ये जो इकोनॉमी है, ये दोनों कॉन्सेप्ट में चलता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक फ्लो कॉन्सेप्ट। इन द सिमिलर सेंस, ये जो सप्लाई है ना, ये जो सप्लाई जिसके बारे में हम लोग करेंटली बात कर रहे हैं, ये सप्लाई भी नॉर्मली सप्लाई जो है ना, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन दुकानदार मतलब जो कोई भी चीज का प्रोडक्ट का सेल करते हैं, जैसे कि मेरा आज का केस स्टडीज क्या है, आपने शायद देख लिया आप लोगों ने कि आज का केस स्टडीज मैगी है, ठीक है। तो आज का केस स्टडीज मैगी है। आज मैगी के सप्लाई के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो जो दुकानदार मैगी का सप्लाई करते हैं, वो मैगी का स्टॉक करता होगा? हेलो प्लीज टेल मी। जो दुकानदार मैगी का सप्लाई करता होगा, वो मैगी का स्टॉक करता होगा? यस और नो? यस सर। है ना। क्योंकि जब तक आप स्टॉक नहीं करोगे, स्टॉकिस्ट कहते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट का, मैगी ही क्यों, आप कोई भी चीज का बिजनेस कर लो, उसका आपको स्टॉक करना होता है। जैसे मेरे घर में पापा का लकड़ी का बिजनेस है, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब गवर्नमेंट, पापा क्या है, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का रजिस्टर्ड मर्चेंट है,
तो एकदम हम लोग मतलब मेरा पेरेंटल हाउस है एकदम वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट एरिया में, तो पापा बहुत दिन से, आज 40 साल हो गया पापा करते हैं, तो मेरे घर में बचपन से देखता हूँ वुड का स्टॉक रहता है, ठीक है, वुड स्टॉकिस्ट। तो आसपास का सभी लोग लकड़ी लेके जाते हैं किसी भी पर्पस के लिए। वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए वुड का स्टॉक करते थे पापा, और अलग अलग लोग अलग अलग पर्पस में वुड लेके जाते थे। तो सिमिलरली जैसे पापा वुड का स्टॉक करते हैं, मेरा पापा का बात मैं कर रहा हूँ, माय फादर, तो सिमिलरली जिनका मैगी का दुकान होगा वो मैगी का स्टॉक करता है। चलो वुड के तो बात आज बनेगा नहीं, आज वुड से बात करना नहीं है। वुड का भी है सर, वुड का भी केस स्टडीज करेंगे, ये भी बहुत मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन फिलहाल मैं मैगी पे बात कर रहा हूँ कि मैगी का सप्लाई करने के लिए आपको मैगी का स्टॉक करना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, सप्लाई में क्या बोलता है, सप्लाई एक वर्ड कहता है कि द स्टॉक इज नॉट सप्लाई। आपके पास मैगी का स्टॉक है बट आप इसको सप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। पॉइंट को समझ में आ रहा है? आपके पास मैगी का स्टॉक है उसको सप्लाई करने के लिए, बट आप स्टॉक को सप्लाई नहीं कहोगे, बिकॉज सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। ओके, बट सप्लाई एक फ्लो है, ठीक है, सप्लाई एक फ्लो है। ऐसा तो नहीं ना कि आप एक ही मैगी पैकेट बेचोगे, या फिर एक मैगी पैकेट भी अगर आपको सेल करना है, इफ यू जस्ट वांट टू सेल वन मैगी पैकेट, तो जब भी इसका सेल होगा, जब भी आप मैगी पैकेट को सेल करोगे, एकदम सिंपल लॉजिक है, मतलब लेमैन भी समझ सकता है, जब भी आप मैगी पैकेट को सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका फ्लो तो होने वाला है, आपका स्टॉक का फ्लो तो हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी आप सेल करोगे मतलब सप्लाई करोगे, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में। बट उसके लिए जब आप स्टॉक करते हो, आपका स्टॉक, सप्लाई आपका स्टॉक नहीं है, सप्लाई आपका फ्लो है। तो ये डिस्कशन लास्ट क्लास में हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट मैटर जो लास्ट क्लास में मैंने सप्लाई के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया था, दैट इज सप्लाई क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सप्लाई डिपेंड्स ऑन टी, पीआर, पीएफ, टीजीईओ। सप्लाई डिपेंड्स ऑन टी, पीआर, पीएफ, टीजीईओ। इसका मतलब यही है कि सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पे डिपेंड करता है ना। कि जैसे मैगी का मैंने यहाँ पर केस स्टडीज कर रहा, तो मैगी का सप्लाई ऑब्वियसली डिपेंड करता है मैगी के प्राइस पे। चलो सर आप ही लोग बताना, जो स्टैंडर्ड मैगी का पैकेट है वो उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? स्टैंडर्ड पैकेट सबसे छोटा वाला है, और उसके बाद जो जिसका सेल सबसे ज्यादा है, यू ऑल नो कितना दाम है मैगी का करेंटली? 12 रुपीज। थैंक यू, मुझे पता है आप सबको पता है, इसीलिए मैंने यह इतना पॉपुलर एक टॉपिक लिया कि ताकि सब कोई पार्ट ले सकता, क्योंकि इसका दाम सबको पता है, और मैगी बच्चा बच्चा खाता है सर, मतलब हर कोई, बच्चा से बूढ़ा बहुत लोग पसंद करते हैं, जो भी हो। तो ये इसका दाम 12 रुपीज है। तो यही पॉइंट है कि मैगी का दाम 12 रुपया क्यों है? दिस इज द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, कि वाई मैगी चूज टू डिटरमाइन हिज प्राइस 12 रुपीज। ये चाहे तो इसको 18 में भी बेच सकता था, ये चाहे तो इसको 24 में भी बेच सकता था। मार्केट में नेस्ले भी, मतलब नेस्ले कंपनी का है ये, नेस्ले एक स्विट्जरलैंड बेस्ड, नेस्ले कंपनी का नाम तो सुने होंगे ना आप लोग, टीवी में ऐड भी देखते होंगे। ऐसे नेस्ले का बहुत सारा प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हो। इसका टैगलाइन भी बहुत गजब का है, मुझे बहुत भाता है ये लाइन, गुड फूड गुड लाइफ, ठीक है, इसका टैगलाइन भी बहुत सुंदर है। तो बात टैगलाइन का नहीं है, बात इतना बड़ा कंपनी का है। तो इतना बड़ा कंपनी नेस्ले है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, इंटरनेशनल मार्केट है इसका, मैगी भी इंटरनेशनली मार्केट में सेल होता है, बट इंडिया में इसका प्राइस 12 है, बट दैट डजंट मीन कि दुनिया भर में इसका दाम 12 रुपीज है। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि पूरा वर्ल्ड बेसिस में इसका दाम 12 रुपीज है? क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या? कभी नहीं कह सकते, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया भर में मैगी का दाम 12 रुपीज हो। मैगी का दाम 12 रुपीज ओनली इन इंडिया। बाकी कंट्रीज में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, या फिर यूरोपियन नेशंस में क्या है, या फिर यूरोपियन नेशंस में मैगी मिलता है कि नहीं, वी डोंट नो, बट क्योंकि स्विट्जरलैंड बेस्ड है तो यूरोप में मिलने का चांसेस ऑब्वियसली है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि इसका दाम 12 क्यों है, वाई नॉट 18, वाई नॉट 24? मतलब इस साइज में ये मैगी कंपनी, नेस्ले कंपनी इसको 12 में ही क्यों सेल करता है? इसी चीज का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें एक बार मैं कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को कनेक्शन हुआ कि क्या पढ़ाई होने जा रहा है? कनेक्शन हो पाया ना सबको? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू सर।
बस कनेक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है सर, कनेक्शन अगर जुड़ जाए तो मजा आ जाए। जिंदगी में हर एक चीज तब तक टफ लगता है सर, दुनिया का हर एक चीज, चाहे रॉकेट बनाना हो या फिर एक बेसिक रोटी बनाना रोटी और रॉकेट में ज्यादा फर्क नहीं है। आप लोगों ने वो मिशन मंगल देखा किसी ने? एनीवन? मिशन मंगल, विद्या बालन, अक्षय कुमार। बात अक्षय कुमार का नहीं है, क्या आप लोगों ने देखा मिशन मंगल? वही मैं पूछना चाहता हूँ। मिशन मंगल में वो मिशन, अगर नहीं देखा तो प्लीज मस्ट वॉच मूवी है, क्योंकि सीरियसली बहुत अच्छा देखने वाले इंस्पिरेशनल मूवी है। इंडिया में जब मंगलयान, रियल कहानी एकदम, कोई कहा मतलब बनावटी नहीं है, इंडिया ने जब मंगलयान को स्पेस में लेके गया, ठीक है, मंगल में लेके गया बेसिकली, जो हमारा जो स्पेस है, स्पेस का जो क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट को तो मंगल में ले जाना, इंडिया मतलब बहुत कम कंट्रीज है जो ऐसा कर सकते हैं, और इंडिया टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप नेशंस तो है नहीं, नॉट लाइक जापान, नॉट लाइक रशिया, वी आर नॉट लाइक यूएसए आल्सो, बट तब भी हम लोगों ने मंगल में अपना स्पेस को, मतलब अपना जो स्पेस क्राफ्ट है या जो भी बोलते हैं उसको, उसको हम लोगों ने पहुंचा दिया। तो बेसिकली इसके पीछे एक ये पूरी तलने वाला एक थ्योरी है। पूरी मतलब समझते हो? पूरी मीन्स बंगाली में हम लोग इसको लुची कहते हैं, पूरी और लुची, लुची समझते हो ना? पूरी और लुची, नॉन बंगालीज में पूरी कहते हैं, बंगालीज में लुची कहते हैं। ये पूरी तलने वाला कहानी से बेसिकली, जब कढ़ाई में पूरी तला जाता है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, जस्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, रॉकेट को मंगल में भेजा गया है। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, आप मूवी देखना तो पूरी के साथ रॉकेट का जो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है वो आपको समझ में आएगा। ओके, कोई बात नहीं, जस्ट बोलने का बात था, क्योंकि सीरियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से रॉकेट को पूरी तलने के साथ कंपेयर किया गया है, कि अगर रॉकेट पूरी तला जा सकता है, जैसे कि कभी माँ को पूछना कि जब वो पूरी तल के या लुची तल के आपको खिलाते हैं ना, लास्ट 3-4 पूरी ऐसा होता है या लुची, कि कढ़ाई जो होता है ना, पैन जो होता है, पैन में जो ऑयल बचा रहता है ना, मतलब उसमें ना वो क्या करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, बट स्टील ऑयल में इतना टेम्परेचर रहता है कि वो 3-4 पूरी विदाउट ऑन द गैस, आप पूरी एकदम कंप्लीटली गोल गोल एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं फूलो फूलो लुची, मतलब जिसमें एकदम कंप्लीट राउंड शेप पफी लुची बना सकते हैं, तो विदाउट ऑन द गैस, ठीक है। तो एग्जैक्टली फ्यूल सेव करके किस तरह से लुची को मतलब बनाया जाता है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फ्यूल सेव करके रॉकेट को कैसे मंगल में भेजा गया है, इसी कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया गया। तो इस तो आज देखना नहीं है, ओके चलो। तो बेसिकली PPRPF YTGEO, चलो एक बार वो मैटर मैं बोल देता हूँ। सप्लाई इक्वल्स टू क्या है? सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैगी हो, तो मैगी का सप्लाई किस किस पे डिपेंड करता है, ये एक बार मैं आपको बता दूं कि सप्लाई ऑफ मैगी डिपेंड ऑन functions of P, PR, PF, Y, T, G, E, O। ओके, P फॉर क्या है? मैगी का दाम। जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया मैगी का दाम कितना है, 12 रुपीज, ठीक है। तो मैगी का सप्लाई ऑब्वियसली मैगी के दाम पे तो डिपेंड करेगा ना। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने जाते हो मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर डिपेंड करके आप ऑलवेज उस प्रोडक्ट का दाम तो जरूर पूछते होंगे। जैसे कि जब कोई मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आता है एकदम आपको, ताकि कनेक्ट हो जाए, तो बाकी बात ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर पूछते हैं सब कोई कि सर फीस कितना है ना। मतलब चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, वन थिंग इज वेरी कॉमन, दैट इज आपका प्राइस क्या है, आपका सर्विस प्राइस क्या है, आपका प्रोडक्ट प्राइस क्या है, ये बहुत कॉमन एक मैटर है। तो किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई डिपेंड करता है उसके प्राइस पे, जैसे मैगी का सप्लाई डिपेंड करता है उसके प्राइस पे, जो यहाँ पर डिटरमाइंड है 12। सर कैन यू टेल मी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो मैगी के केस में रिलेटेड गुड्स क्या हो सकता है? कोई बता सकते हो रिलेटेड गुड्स इन केस ऑफ मैगी क्या हो सकता है?
सर चाउमीन। नहीं, मैगी इज अ नूडल्स। सर टॉप रेमोन। हाँ वेरी गुड, ब्रांड के हिसाब से बोलो, वेरी गुड। ओके यप्पी। साउंड क्रैक हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, म्यूट कर लो, बहुत साउंड क्रैक हो रहा है, मे बी नेटवर्क इशू है। टॉपरामैन, यप्पी, नॉर। हाँ बोलो। ओके विश्वजीत, ठीक है। नॉर है, यप्पी है, टॉपरामैन है। इसका रिलेटेड प्राइस भी मैटर करता है, ठीक है। ओके, आप सबको पता है। तो टॉपरामैन का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। अगर ये 15 चल रहा हो या फिर ये 10 चल सकता है, नॉर का 20 चल सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मे बी यू ऑल नो, बट करेंटली मतलब कुछ भी दाम हो, कुछ ऐसा ही दाम होगा, मतलब सिमिलर। मे बी ये एक 80 ग्राम का पैकेट है मानो, ठीक है। तो एक 80 ग्राम मैगी पैकेट जैसा 80 ग्राम टॉपरामैन का दाम क्या है, 80 ग्राम येपी का क्या प्राइस है, 80 ग्राम नॉर का क्या प्राइस है। कोलकाता में एक बहुत अच्छा चलता है वाई वाई, आई थिंक ये कोलकाता का लोकल ब्रांड है, ये भी मैं नॉर्मली कंज्यूम करता हूँ कभी कभी। वाई वाई, ये लॉकडाउन के टाइम पे मैगी का सप्लाई नहीं हो रहा था, बट वाई वाई का सप्लाई था, ठीक है। इसका भी प्राइस कुछ ऐसा ही 12-13 रुपीज ऐसा ही है। तो बेसिकली मार्केट में मैगी का सप्लाई, मैगी कंपनी क्या करेगा, इसके लिए मैगी का दाम जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इंपॉर्टेंट है रिलेटेड प्रोडक्ट का दाम क्या है, ठीक है। एकदम अपने आप को एक क्या बताऊं, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरह सोच सकते हो, या फिर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह, एक कंपनी सेक्रेटरी की तरह, एक चार्टर्ड की तरह, जैसे हो आप एक बिजनेस का एडवाइजर की तरह सोचो, ठीक है, या फिर एक बिजनेस मैन की तरह सोचो। पीएफ में क्या आ जाता है, पीएफ में क्या आ जाता है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पीएफ मींस प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मींस एकदम बहुत सिंपल लॉजिक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या कोई मुझे बता सकते हो, कॉमन सेंस से ही बता दो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्लीज ट्राई करो, नहीं होगा तो जरूरी नहीं कि होना चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी गुड। कोई भी प्रोडक्ट आप दुनिया में बना लो, कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए एक लैंड का जरूरत है, चाहे कितना भी छोटा हो, यू नीड ए लैंड। लेबर बिना, चाहे आप अपना लेबर खुद दे दो, मतलब आप खुद सेल्फ वर्क कर लो, ठीक है, योर सेल्फ। कैपिटल तो आपको डालना ही पड़ेगा, विदाउट कैपिटल हाउ कैन यू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब योर इनोवेटिव रिस्क टेकिंग पावर। एंटरप्रेन्योर उसी को कहते हैं ना जो बिजनेस मैन होते हैं विद इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग पावर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। इनोवेशन के साथ रिस्क टेकिंग पावर बहुत जरूरी है, ये हो जाएगा तो इंडिया आज बिजनेस में बहुत डेवलप कर जाएगा, और इंडिया का पूरा सिनेरियो बदल सकता है एंटरप्रेन्योर के कारण। इंडिया नीड्स यू एंटरप्रेन्योर्स, आप सबको एंटरप्रेन्योर बनो, मेरा बहुत इच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप क्या बनना चाहते हो, बट एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है, मन से एंटरप्रेन्योर प्लीज बनना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर है, चाहे वो प्रोफेशनल्स में कोई भी बन जाए, बट अगर उसके अंदर एंटरप्रेन्योर वाला फीलिंग हो ना, वो एट ए टाइम में बहुत कुछ है, वो एट ए टाइम में सीए है, एट ए टाइम में टीएसबी है, एट ए टाइम में सीएमए है, एट ए टाइम में वो इंजीनियर भी है, वो सब कुछ कर सकता है। जिसका बिजनेस अपना होता है ना, वो अपने आप ही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। लीगल, थोड़ा छोटा मोटा लीगल मैटर भी हैंडल कर लेता है, एवरीथिंग। ही कैन बी इंजीनियर, ही कैन बी चार्टर्ड, ही कैन बी कंपनी सेक्रेटरी, ही कैन बी कॉस्ट अकाउंटेंट, एनीथिंग। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हर तरह का क्वालिटी रहता है। दैट्स व्हाई वेदर यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर और नॉट, बट यू मस्ट हैव अ माइंड लाइक एंटरप्रेन्योर। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट एकदम मेरा एकदम कॉन्फिडेंस है, ये एकदम सही ओपिनियन है। इंडिया को बहुत जरूरत है ऐसा ओपिनियन। जो भी हो सर, खुद का तारीफ खुद ही कर रहे हो। नहीं सर, मैं तारीफ कहाँ कर रहा हूँ, आई जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि सीरियसली जो नीड है वही तो बता रहा हूँ, तारीफ करने वाला मैं कौन होता हूँ। ओके, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको मैगी का फैक्ट्री डालना है, सपोज आपको मैगी का आप मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी लेते हो, तो आपको लैंड का रेंट तो देना पड़ेगा, एक घर तो चाहिए आपको। सपोज आपने एक रेंट लिया 10,000 का। आज नेटवर्क इशू सब जगह में है क्या? बार बार बहुत लोग ज्वाइन कर रहा है, बार बार आ रहा है, जा रहा है। बीच में आपका भी वॉइस अटक के जा रहा है। अच्छा, हाँ। क्या बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सबको? No, sometimes it's breaking. ओके, आज नेटवर्क इशू है क्योंकि 10-12 जन था, बट अभी बहुत जन आउट हो गया है, पता नहीं शायद ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे। ओके, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर आप रेंट लेते हो, लैंड लेते हो बिजनेस करने के लिए, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए। मैं एक्चुअली आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो आपको एक लैंड चाहिए। तो उस लैंड को क्या कहोगे, रेंट देना पड़ेगा 10,000, मान के चलते हैं 10,000 रेंट। 10,000 क्या, 10 तो रेंट 1 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। अगर आप लेबर दोगे तो आपको वेजेस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। अगर आप खुद लेबर दोगे तो खुद को ही सैलरी देना पड़ेगा ना, आपका भी तो कुछ अर्निंग होना चाहिए। तो वेजेस और सैलरी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ना सैलरी वर्ड यूज कम होता है, ये सैलरी वर्ड यूज हम लोग अकाउंटेंट्स, ब्लू कलर एम्प्लॉय हो चाहे आप व्हाइट कलर एम्प्लॉय हो, डजंट मैटर, वेजेस इकोनॉमी सबको देता है। आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इकोनॉमी में वी ऑल आर लेबर। डू यू ऑल गेट माय पॉइंट? इन इकोनॉमी वी ऑल आर लेबर, हर कोई लेबर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एक भिखारी हो, या फिर एनीबडी, हर कोई लेबर है। बिकॉज हम लोग सबको ही अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए लेबर ही करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसको डिवाइड किया गया कि ब्लू कॉलर जो है, जो लेबर है, वो जो मैनुअल वर्क करते हैं, और व्हाइट कॉलर मतलब जो बेसिकली जो मैनुअल नहीं, मेंटल वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब माइंड को यूज करते हैं, उनका स्पेशल स्किल होते हैं। ओके, तो जो भी हो, इन इकोनॉमी एवरीवन इज लेबर, तो इकोनॉमी वेजेस देता है। कैपिटल में अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, बैंक से कैपिटल जुगाड़ करने के लिए इफ यू नीड अ लोन, तो आपको लोन का इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ भी अमाउंट का लोन लो तो उसका इंटरेस्ट होगा। एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसका रिस्क टेकिंग के कारण वो अपना प्रॉफिट तो लेगा ना। सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो फैक्टर है, ये भी तो प्रोडक्ट का सप्लाई को डिटरमाइन करता है, क्योंकि आपका लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, कैपिटल का मतलब लोन का इंटरेस्ट, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप होने के नाते आपका प्रॉफिट, ये सारा का सारा मैटर, ये सारा का सारा मैटर कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट प्राइस में इंक्लूड तो होगा ना। क्या बात समझ में आ रहा है? हेलो? Yes sir, yes Yes, है sir. ना? ये जो भी होगा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपका मैगी का प्राइस 12 रुपीज जैसे कि आपने यहाँ डिसाइड किया, एक्चुअली दिस इज प्योर कॉस्टिंग। जो लोग कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं ना, सीएमए जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियली, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पुराना नाम है CWA, कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स, ठीक है। इसका एक ग्लोबल बॉडी है, बहुत फेमस है, सीमा लंदन, ठीक है। इनके साथ इंडियन सीएमए इंस्टीट्यूट का टाई अप भी है, मतलब आप सीएमए बनने के साथ साथ सीएमए लंदन भी कर सकते हो। चलो ये सब तो अलग मैटर है, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन पॉइंट क्या मैं बता रहा हूँ, जो लोग कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनका काम यही सब होता है कि वो डिटरमाइन करे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करे, और उसमें कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाता है, फिर वो डिटरमाइन करते हैं कि एक यूनिट 80 ग्राम का मैगी पैकेट का क्या प्राइस होना चाहिए। एकदम रियल लाइफ मैटर है। जब आप लोग ऑडिट करने जाओगे, जब आप लोग किसी कंपनी का प्रोजेक्ट बनाओगे, तब आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसका यूज कैसे होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीएफ तो आपको समझ में आ गया। फिर है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया होगा, मैंने YTGO लिखा ना, PPRPF TGEO। वाई का एज सच यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वाई का मतलब नॉर्मली इनकम होता है, ठीक है। T फॉर टेक्नोलॉजी, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लिया, कोई बात नहीं। ये बेसिकली डिमांड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिमांड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको आप इग्नोर कर सकते हो। T फॉर टेक्नोलॉजी की, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका टेक्नोलॉजी कैसा चल रहा है। G फॉर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, E फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, एंड O फॉर अदर फैक्टर्स।
तो ये सारा का सारा मैटर मिला के आपका सप्लाई को डिटरमाइन करता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप सप्लाई करोगे तो उसका प्राइस क्या है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, मार्केट में टेक्नोलॉजी का सिचुएशन कैसा है कि क्या कौन सा टेक्नोलॉजी करेंटली चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजिकल गुड्स हो तो मैगी के केस में टेक्नोलॉजिकल मैटर कहाँ काम करता है, मशीन्स पे। मशीन्स पे सपोज मैगी क्या है, नूडल्स है, या व्हीट से बनता है रे बाबा। हाँ, व्हीट समझते हो ना, जिससे हम लोग रोटी जहां से बनाते हैं। ये बेसिकली जो रिफाइंड फ्लोर होते हैं, मतलब जो होल ग्राम है उसको आटा कहते हैं, और जो मतलब होल ग्रेन मतलब आटा, और जो रिफाइंड है मतलब उसका छिलका उसको हटा दो तो मैदा बन जाएगा। तो जो मैदा जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं रिफाइंड फ्लावर, मैदा से ही बनता है मैगी, या फिर आजकल आटा मैगी भी मिलता है, यू ऑल नो दिस। तो ये इसका मशीन्स होता है ऐसा। ठीक है, ये नूडल्स बनाने वाला मशीन होता है। ये नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हैं पहाड़ी लोग। ठीक है, अगर आप कभी भी नेपाल विजिट करोगे, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है, अगर आपको नूडल्स का जो ये नूडल्स खाना नॉर्मली तिब्बत से आया है। आप लोग जानते हो ना तिब्बत, जिसको आज चीन हड़प के रखा है ऐसा। ये हिस्ट्री है, फिर से मैं हिस्ट्री में पहुंच जाऊंगा, मुझे हिस्ट्री में अभी जाना नहीं है। ये तिब्बत है, दिस इज द रीजन। ये जो रीजन आप देख रहे हो ना मैप में, ये तिब्बत से आया है नूडल्स। ठीक है, इसलिए नेपाल भी जो हिमालयन रीजन है, तिब्बत भी हिमालयन रीजन है, भूटान, सिक्किम, इंडिया में अगर आपको कभी देखना है तो आप दार्जिलिंग पहुंच जाओ, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा दिखेगा नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग। सीरियसली वहाँ फैक्ट्री दिखेगा आपको। ठीक है, दार्जिलिंग पहुंचोगे तो फैक्ट्री दिखेगा, नेपाल में जाओगे तो वहां पर भी नूडल्स का बहुत अच्छा है, भूटान में तो है, तिब्बत में है। तो बेसिकली नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग का जो खेल है वो यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। बट यहाँ इतना व्हीट तो नहीं होता, व्हीट प्रोडक्शन होता है अपना राजस्थान में, अपना मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसी को ये लोग नूडल्स बना के, क्योंकि नूडल्स को काफी दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जाता है और ठंडा में ये इनका एक स्पेशल है। और चाइनीज लोग भी बहुत ज्यादा नूडल्स लेते हैं, यू ऑल नो दिस। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि टेक्नोलॉजी की नूडल्स बनाने के लिए जो मशीन्स है, नूडल्स बनाने के लिए जो मशीन्स है, उसमें पहले मानो कि आपके पास एक ऐसा मशीन था जो मशीन्स में आप एट ए टाइम में 500 पैकेट बनाते थे, लेकिन उसमें आपका टाइम लग जा रहा है। तो अभी मार्केट में और नया टेक्नोलॉजी आया, तो आप सिंगल टाइम पे, सिंगल 1 आवर में आप अभी 1000 पैकेट मैगी प्रोडक्शन कर सकते हो। आप लोगों ने कभी ये देखा, क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवरी चैनल देखा? डिस्कवरी चैनल में ये सब दिखाते हैं, किसी ने देखा कभी? देखा करो यूट्यूबे सर। দেখেছি। ओके, कोई बात नहीं, आजकल तो यूट्यूब में ही सब कुछ है। तो सिंगल 1 आवर में किस तरह से नूडल्स बनाया जाता है देखना सर। ठीक है, तो उसमें टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी मतलब नॉट ऑलवेज योर स्मार्टफोन, नॉट ऑलवेज योर लैपटॉप या फिर ब्रॉडबैंड इज नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरीथिंग। तो मशीनरी पार्ट्स भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, कि पहले किस तरह से होता था, अभी कैसे होता है। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस भी आपका सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर प्रीवियसली आपका 500 पैकेट 1 आवर में होता था, न्यू टेक्नोलॉजी 1 आवर में 1000 पैकेट बनाते हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर अगर आपसे ज्यादा कैपिटल बिजनेस पे डालेगा तो वो मार्केट दे सकता है, मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकता है। वैराइटीज ऑफ रीजन है, वैराइटीज ऑफ रीजन। आई होप आप सबको कनेक्शन हो रहा है, मैं उम्मीद रख सकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो है ही कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैगी के ऊपर मैं, इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो रहा है कि मैगी में बात करने का फायदा ही हो रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2016 में मैगी बैन हुआ था। किसी को याद है क्या? इंडिया का बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी वर्ल्ड में नहीं पता, मेरे इंडिया में मैगी बैन हुआ था। रीजन कोई बता सकते हो मुझे? ज्यादा पुराना बात नहीं है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। 2016 में फॉर आई थिंक 3 to 4 months, इवन हार्डली 6 months, मैगी को बैन कर दिया गया था। क्या बता सकते हो क्यों? थैंक यू अरिजीत। मैगी में लेड मिला था। लेड एक, जिसको हम लोग सीसा भी बोलते हैं ना, सीसा। ठीक है, सीसा एक तरह का मिनरल्स है। ठीक है, जिसको यूज करने के लिए बॉडी के लिए अच्छा बात नहीं है, मतलब नॉट गुड फॉर योर ह्यूमन बॉडी। बहुत ज्यादा कंजम्पशन करना अच्छा बात नहीं है। तो ये मैगी के अंदर ना, इसको टेस्टी बनाने के लिए जो मसाला होते हैं ना, ये मसाला में लेड बहुत ज्यादा था। मसाला में लेड बहुत ज्यादा था।
विच इज इंजरियस टू हेल्थ। तो इसके कारण क्या किया, ये लेड को कम करने के कारण, ठीक है, लेड को कम करने के कारण मैगी को बैन कर दिया गया, और फिर मैगी को फिर से न्यू फूड पॉलिसी के साथ, मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि फैसाई है, आप लोग जानते हो क्या फैसाई के बारे में सुने हो? घर में कोई भी पैकेट है, अभी उठा के लाओ, आपको फैसाई दिख जाएगा। घर में कोई भी पैकेजिंग फूड्स हैं, आप वहां से उसका पैकेट के पीछे देखो, मतलब जो खाने वाला प्रोडक्ट होगा, वहां पर आपको इंडिया में अगर आप हो, जैसे कि स्निग्धा को शायद ना दिखने को मिले, बट बाकी लोगों को जरूर दिख जाएगा। फैसाई फूड लाइसेंस होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट इसी तरह का देखने में होता है। क्या आप लोगों ने कभी ये इमेज देखा है क्या? यस सर। FSSAI, ठीक है, फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये गवर्नमेंट एजेंसी है, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एग्जैक्टली गुड फॉर ह्यूमन है या नहीं। तो इनका रेगुलेशंस मैटर करता है फूड जैसा कंपनीज के लिए, जो लोग फूड को सप्लाई करता है। तो आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई कितना सारा मैटर में डिटरमाइन करते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस तो है ही, कि जो प्रोडक्ट का मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर उसका फ्यूचर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो मुझे अभी ज्यादा प्रोडक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो बाद में मेरा प्रोडक्शन प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। वैरायटी ऑफ रीजन है ना, एंड अदर फैक्टर्स तो है ही, ठीक है। द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन नेचुरल फैक्टर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, फॉरेन पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कैपेसिटीज। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, दिस इज अ टाइम ऑफ कोविड, है ना। इस कोविड सिचुएशन में सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ, कोई बता सकते हो? एनी आइडिया? जो करंट कोविड चल रहा है, कोविड सिचुएशन में सबसे ज्यादा क्या चीज सेल हो रहा है? सर मास्क, सैनिटाइजर। मास्क, सैनिटाइजर, दवाई, मतलब मेडिसिन, जो बेसिकली जैसे एक मेडिसिन, आई थिंक आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, आर्सेनिक एल्बम, नाम सुना है कि नहीं? एक होम्योपैथी दवाई है, इनको गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया। ये कोरोना को रोकने वाला नहीं है, इम्यूनिटी बूस्ट है। इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के वाला जो मेडिसिन है, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला मेडिसिन, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम, मे बी मेरा ये रॉन्ग हो सकता है, मतलब स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। तो आर्सेनिक एल्बम ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया, तो इसका बहुत सप्लाई हुआ सर, ठीक है। तो दीज आर दी अदर फैक्टर्स। आर्सेनिक एल्बम हमेशा से था, लेकिन ये कोविड सिचुएशन, ये कोविड-19 या कोरोना, इसका सेल या सप्लाई को काफी ज्यादा ग्रोथ कर दिया। तो कौन सा प्रोडक्ट का कब क्या सप्लाई होगा, कब उसका सप्लाई डाउन होगा, कब हाई होगा, इसका टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। किसी ने मास्क इतना सेल होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था, सैनिटाइजर इतना इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी एक प्रोडक्ट होगा, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। बट ये करंट, ये जो ईयर है 2020, आई थिंक ये इनके लिए बहुत, सप्लायर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मतलब दिन गया होगा, लेकिन बाकियों के लिए नहीं। मास्क, सैनिटाइजर एंड मेडिसिन बेचने वाले। तो अदर फैक्टर किस तरह से सप्लाई को हीट करता है, क्या आप लोगों ने देखा? सर मैं आपको कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूं, क्या आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? मैं आपको सिर्फ वही चीज बता रहा हूं जो आप लोग जानते हो, बस मैं याद दिला रहा हूं। मैं जस्ट आपको रिमेम्बर करा रहा हूं और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। आपको सब चीज पता है। एक्चुअली ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा डेफिनेशंस भी है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशंस व्हिच ऑलरेडी मेन हैव, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि, मतलब कहते हैं और वो हमेशा रहेंगे कि एजुकेशन एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो इंसान के अंदर हमेशा से रहते हैं। हमें बस क्या करना चाहिए ना, कि हमें बस ना उसको डिस्कवर करना चाहिए, ठीक है। तो एवरीथिंग इज अराउंड अवर वर्ल्ड, हर चीज हमारे आसपास में ही है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको क्या करना है कि बस रिकवरी करना है। ये देखो, ये स्वामी विवेकानंद का एक फेमस लाइन है, अगर आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी present in man. So education is something which is there within us. It is just how much we strive for it and how much we desire to learn something new. Learning is something which is not bound by time, place or age, ठीक है। तो बेसिकली
जो हमारे अंदर है बस हमें क्या है ना डिस्कवर करना है। सर ज्ञान का बात छोड़ो, कोई बात नहीं सर, हम ज्ञान नहीं देना चाहते, बस कनेक्शन था बता दिया। ओके, अभी चलो जो टॉपिक ऑफ द डे था कि सर आप बताने वाले थे कि किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू से आप प्राइस डिटर्मिनेशन सिखाएंगे। चलो प्राइस डिटर्मिनेशन सीखेंगे और आपको आज मजा आ जाएगा कि सप्लाई एंड डिमांड जान के आप भी मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, प्लीज मुझे बताना। तो ये ग्राफ है यहाँ पर, ये कार्व या ग्राफ जो भी आप बताओ, क्या आपको दिख रहा है ना? दिस इज, ये ग्राफ जो है ना, ये कोई साधारण ग्राफ नहीं है, ये ऐसा ग्राफ है जिसमें आपको डिमांड ग्राफ, सप्लाई कर्व एंड प्राइस डिटर्मिनेशन का एक कर्व है ये, जो बेसिकली मर्सल, आल्फ्रेड मर्सल सर इसको बनाया। ये इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको इसके बारे में, आल्फ्रेड मर्सल के बारे में काफी सारा मैटर कहा है। जिन्होंने नहीं किया डोंट वरी, वो लेक्चर देख लेना तो समझ में आ जाएगा, बेसिक है एकदम। तो ये मर्सलियन एक क्रॉस shows the relationship between supply and demand, the point at which the supply and demand curve intersect gives the price। आपको समझ में आ रहा है? The graph known as the Marshallian cross, इसको Marshallian cross कहते हैं। Marshallian cross shows the relationship between supply and demand, the point at which supply and demand curves intersect gives the price। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मिल सकता है। तो चलो इसी मैटर को, इसी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और मैगी का प्राइस को ढूंढेंगे कि क्यों मैगी का दाम 12 रुपया किया गया है। समझ में आया सर क्या करने वाले हम लोग? आज हम लोग ये डिस्कवर करेंगे कि मैगी कंपनी ने, नेस्ले ने मैगी का दाम 12 रुपीज क्यों रखा है, जो स्टैंडर्ड पैकेट है। ठीक है, ऐसे तो 4 पैक 6 पैक है, बट सर इतना ज्यादा हम लोग अगर वैरी करते जाएंगे तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे ना। इसलिए आधा थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट वाला पॉइंट होता है कि जब हम लोग 12 रुपीज वाला पैकेट को लेके चलना चाहते हैं ना, तो बाकी 6 रुपीज पैकेट, 4 पैक 6 पैक, ये सब पैकेट को हम लोग साइड में रख रहे हैं अभी। ओके, मतलब आधा थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बिकॉज एक साथ अगर सब चीज को वैरी कर देंगे ना, तो कभी हम लोग कोई भी पर्टिकुलर मैटर को प्रूव नहीं कर सकते। आप लोग जब बचपन में थ्योरेम करते थे, अगर आपका मैथ्स अच्छा था तो आपको याद हो जाएगा, अगर मैथ्स थोड़ा वीक है फिर भी आपको याद होना चाहिए कि बचपन में जब हम लोग 10th लेवल में हम लोग थ्योरेम करते थे तो वहां पर कांस्टेंट लिया जाता था। तो कांस्टेंट लेने के पीछे इकोनॉमिक्स में ही उसका काम ज्यादा है कि क्यों कांस्टेंट लिया जाता है। तो चलो, इसका दाम 12 है, ₹12, इसी को डिटरमाइन करना है। तो आप लोग भी मुझे हेल्प करना, ठीक है? एकदम केस स्टडीज है, तो आपके हेल्प और आपके नॉलेज के साथ ही हमको एनहांस करना है। ओके सर, तो सबसे पहले ना एक टेबल ड्रॉ करेंगे, प्लीज हेल्प मी। टेबल में क्या करना है आप लोग लिखना सर इसको, ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मैगी। बेसिकली ये मैगी का नाम लिया मैंने, बट अगर मैं सिंपल किताबी लैंग्वेज में बोलता ना तो बस इतना बोलते, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मैगी with the help of demand and supply। ये आप हेडिंग कर लो प्लीज, इसको आप हेडिंग बना लो। और फिर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, बिकॉज टेबल से ही ग्राफ बनता है। ठीक है, तो पहले मैं टेबल ड्रॉ करूंगा, तो जिस टेबल को ड्रॉ करते वक्त आप मुझे हेल्प करना। क्या आप लोग कर रहे हो? हेलो सर, आप लोग कर रहे हो ना मेरे साथ? ओके, प्राइस टेबल में एक प्राइस बनाओ, एक डिमांड का कॉलम बनाओ, एक सप्लाई का कॉलम बनाओ और एक एनालिसिस का कॉलम बनाओ। प्राइस, डिमांड, सप्लाई, एनालिसिस। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई में आप एक चीज कर सकते हो, इसको हमको यूनिट में डिटरमाइन करना है, तो आप ब्रैकेट में यूनिट लिख सकते हो। प्राइस ऑब्वियसली रुपीस में होगा,
एंड सप्लाई और डिमांड को आप यूनिट में लिख लो। यूनिट मतलब कितना, ओके जैसे मैगी का एक पैकेट मींस 1 यूनिट, ओके काइंड ऑफ दैट। तो चलो प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एजम्पशंस ले रहा हूँ कि 4 में मैं प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है 4 मतलब 4 रुपीज, मतलब 4 का गैप में मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा। दिस इज जस्ट माई एजम्पशंस। इसी तरह का एजम्पशंस लेके ही हम लोग किसी भी तरह का मतलब प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कम दाम लेता हूँ 4 रुपीज, फिर मैं एक दाम लेता हूँ 8 रुपीज, आफ्टर दैट मैं लेता हूँ 12 रुपीज, फिर मैं लेता हूँ 16 एंड आफ्टर दैट 20। आप लोगों ने देखा मैंने जस्ट 4 का गैप लिया, 4 रुपीज, 8 रुपीज, 12 रुपीज, 16 रुपीज, 20 रुपीज। आपको एक चीज तो अभी कनेक्शन हो रहा है कि हमें 12 को प्रूव करना है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसा गैप लिया ताकि मैं 12 को इजीली कनेक्ट करा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर मान के चला कि अगर मैगी पैकेट 4 रुपया होता, मतलब ओनली 4 रुपीज होता, तो उसका डिमांड एंड सप्लाई में क्या इफेक्ट होता, ठीक है। अगर मैगी का पैकेट 8 रुपीज होता तो उसका डिमांड सप्लाई में क्या इफेक्ट होता। अगर मैगी पैकेट 12 है तो उसका डिमांड सप्लाई क्यों ऐसा है। अगर 16 करते तो क्या इफेक्ट होता, अगर 20 होता तो क्या होता। सर आप लोग कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग अपने आप को ना नेस्ले कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह सोचना, ठीक है। जस्ट थिंक दैट यू आर अ चार्टर्ड और कॉस्ट और कंपनी सेक्रेटरीज लाइक एनीथिंग, ठीक है। आप लोग नेस्ले कंपनी में हो और आपको डिटर्मिनेशन करने के लिए बोला गया है, तो आप लोग इकोनॉमिकल एनालिसिस भी कर रहे हो। अच्छा एक चीज आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, जिन्होंने डिमांड नहीं किया बाद में डिमांड का लेक्चर देख लेना, या फिर बाद में डिमांड का क्लास फिर से होगा तब कर लेना। बट एक चीज आपको मैं बता दूं कि डिमांड के केस में जब प्राइस कम होता है तो डिमांड हाई होता है। इज इट ओके ना? प्राइस जब कम होता है तब डिमांड ज्यादा होता है, सही कि गलत? है ना? जब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो तो उसका डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में ले रहा हूँ कि प्राइस 4 है तो डिमांड को मैं 50 यूनिट्स मान रहा हूँ, ठीक है 50 यूनिट्स, कि जब दाम 4 रुपया है तो 50 यूनिट्स का मैगी पैकेट में डिमांड कर सकता हूँ। अगर दाम 4 रुपीज से 8 रुपीज होगा तो डिमांड कम होना चाहिए, मतलब डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। तो चलो इसको मैं 40 मानता हूँ। इफ प्राइस इंक्रीज 4 से 8 देन डिमांड विल बी 40। 8 से 12 होगा तो डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा? और कम हो जाएगा, दिस विल बी 30। अगर डिमांड प्राइस 16 हो रहा है तो डिमांड और कम होने वाला है, तो से फॉर एग्जांपल 20। एंड अगर दाम 20 हो रहा है तो मेरा डिमांड हो जाएगा 10। ये आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा आपने, क्योंकि डिमांड कौन करता है? डिमांड तो कंज्यूमर करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करते हैं। जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं वही तो डिमांड करते हैं, है ना। और सप्लाई कौन करता है? सप्लाई तो बिजनेसमैन, मतलब शॉप जो चलाते हैं, सेलर कह सकते हो हम इसको, है ना। जो सेल करता है वही सप्लायर है बेसिकली। तो अभी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। देखो आप ही प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब प्रोडक्ट का प्राइस 4 है, क्या सप्लायर इसको बेचना ज्यादा पसंद करेगा? क्या लगता है? हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि जब प्राइस प्रोडक्ट का 4 है तो क्या सप्लायर इस प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना पसंद करेगा या कम सेल करना पसंद करेगा? सर हाउ विल यू डिटरमाइन दिस कि प्रोडक्ट के दाम कम के साथ क्या क्या रिलेशन है? सर ऑब्वियसली देयर इज अ रिलेशंस, बिकॉज अगर आप मार्केट में क्या बताऊं सर, एक डिजाइनरी शॉप है सर, एक डिजाइनर साड़ी शॉप और एक नॉर्मल साड़ी शॉप है, ठीक है। तो डिजाइनर साड़ी शॉप में जो लोग बिजनेस करते हैं, क्या लगता है कौन ज्यादा रीच है? जो डिजाइनर साड़ी बेचते हैं, क्योंकि उनका मार्जिन हाई रहता है ना। जो नॉर्मल साड़ी का दुकान चलाते हैं, मतलब जो डेली साड़ीज जो होते हैं, मतलब डेली पहनने वाला जो कपड़ा होता है, उनका जो सेल करते हैं उनका उतना मार्जिन नहीं होता। बट जो डिजाइनर चीजें सेल करते हैं उनका मार्जिन हाई होता है। क्या ये सही बोल रहा हूँ ना आप? जैसे कि कुछ फेमस ब्रांड है ना, जैसे कि मैं देखा हूँ कोलकाता में वोमेन्स ब्रांड में मैंने देखा सिमाया है, और भी है, मुझे सबका नाम नहीं पता, ठीक है। जैसे शू ब्रांड में अगर आप बाटा देखते हो या मोची देखते हो, इट्स अ बिग ब्रांड। बट अगर आप थोड़ा लो ब्रांड में स्टिलेटस देखते हो तो उसका थोड़ा मार्जिन कम रहता है। तो कोई भी सप्लायर क्या चाहेगा? वो हाई मार्जिन में सप्लाई कर पाए। तो जब प्रोडक्ट प्राइस लो रहेगा ना, तो सप्लायर ऑब्वियसली उसको कम बेचना पसंद करेगा, इसलिए वो 10 यूनिट डिमांड करेगा।
क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होता ना तो हर कोई नमक का दुकान खोल के बैठ जाता, लेकिन करना नहीं चाहते ना, बिकॉज सॉल्ट सेल करके ज्यादा मार्जिन नहीं आता है, लेकिन सॉल्ट का यूज बहुत हाई है। मतलब सॉल्ट यूज होता है और इसका यूज कभी कम नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी लोगों का घर घर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पर नमक का सेल कम नहीं होगा और इसका हमेशा यूटिलाइजेशन रहता है। तो क्या आप देखते हो मार्केट में हर कोई नमक सॉल्ट का शॉप ओपन करके बैठ जाता है क्या? अगर बैठता भी है तो ग्रोसरी स्टोर में जस्ट ऐसे प्रोडक्ट सेल करता है ना। लेकिन सॉल्ट बहुत लो प्राइस का एक प्रोडक्ट है, तो कोई भी सप्लायर इसको बहुत ज्यादा सेल करना पसंद नहीं करता है। तो दैट्स व्हाई प्राइस जब 4 है तो सप्लायर ऑब्वियसली उसको कम पसंद करेगा। तो 10 यूनिट्स, प्राइस अगर 4 से हमें 8 करना है तो सप्लायर और थोड़ा पसंद करेगा, इसको 10 से 20 कर देता हूं मैं। 8 से 12 हो गया, 30 हो गया, 12 से 16 हो गया तो 40 हो गया, और 16 से 20 हो गया तो 50 हो गया। आप कुछ देखा कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे सप्लायर अपना यूनिट सेल करना, मतलब सप्लाई करने के लिए ज्यादा रेडी है। हेलो सर, कनेक्ट कर पाया आप लोगों ने कि सप्लायर ऑलवेज हाई प्राइस में बेचना पसंद करता है। आप अपने आप को एक दुकानदार समझो ना, आपको ज्यादा लॉजिक करने का जरूरत नहीं है। जस्ट थिंक लाइक अ लेमैन समझते हो ना, जस्ट लेबर कैटेगरी में सोचो कि आपको कोई भी चीज अगर ज्यादा दाम में सेल करने का मौका मिले तो क्या आप मौका छोड़ दोगे क्या? सिंपल, यही लॉजिक है कि सप्लायर ऑलवेज हाई प्राइस में बेचना चाहते हैं। बट क्या उसके चाहने से कुछ हो जाएगा क्या? क्या सप्लायर चाहेगा कि मैं 50 यूनिट्स बेचना चाहूंगा जब प्राइस 20 होगा? तो मैगी का दाम अगर 20 रहेगा तो वो ज्यादा बेचना पसंद करेगा। बट क्या उसका बात हमेशा माना जाएगा क्या? नहीं रे बाबा, इट्स अ मार्केट है, सबसे बड़ा बात तो मार्केट करता है। तो चलो वही तो देखना है कि सप्लायर और कंज्यूमर के, सेलर और कंज्यूमर के जो लड़ाई चलता है, इस लड़ाई में कौन जीतता है और कैसे ही इसका डिटर्मिनेशन होता है। क्या जीत होता है किसी का या न्यूट्रलिटी होता है? अगर आप एनालिसिस करोगे इस सिचुएशंस को तो पहला 2 सिचुएशंस में आप देखो डिमांड एक्सेस है। देखो, क्योंकि इन द फर्स्ट 2 सिचुएशंस जब प्राइस 4 एंड 8 है तब डिमांड 50 एंड 40 है। एक्सेस डिमांड है कि नहीं? प्लीज टेल मी। मतलब सप्लाई लो है बट डिमांड एक्सेस है कि नहीं है? यस सर। लेकिन अब लास्ट, ये फर्स्ट 2 है, लास्ट 2 में देखो सप्लाई एक्सेस है। लास्ट 2 पॉइंट है तब सप्लायर का बोलबाला है ना। लेकिन जब प्राइस 30 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ही एक्चुअली प्राइस डिटरमाइन का एरिया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, P इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ये मैंने आपको स्टैटिस्टिकली बताया। दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स विल बी यूज्ड इन द इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स डेटा को लेके काम करता है ना, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स यही काम करता है। स्टैटिस्टिक्स को पुट करो बट विद अ प्रॉपर मार्केट नॉलेज। यूज योर स्टैटिस्टिक्स विद अ प्रॉपर मार्केट नॉलेज and after that analyze it with the economical system. Okay, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट एक टाइम आएगा जब आप भी इकोनॉमिकल एनालिसिस कर सकते हो। तो सर एक चीज देखो आप कि जब आपने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया ना कि 12 रुपीज में दाम 30 है, तो डिमांड 30 है, सप्लाई भी 30 यूनिट चाहता है, डिमांड करने वाले भी 30 चाह रहे हैं, और मार्केट में प्राइस भी इसका 12 हुआ है। जहां पर प्राइस डिमांड एंड सप्लाई मैच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को मार्केट प्राइस किया जाएगा। ठीक है, ना तो सप्लायर का चलेगा ना तो कंज्यूमर का चलेगा तो मार्केट का चलेगा। बात कुछ समझ में आया? अब ये जो मैंने आपको बताया, अब इसको ग्राफिकली बताते हैं ना। ये जो यहाँ पर अपनों ग्राफ देखा ना, ये देखो, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये मार्शल का ग्राफ है। ठीक है, ये मार्शल का ग्राफ है, जो मार्शल आज से कम 200 ईयर्स बैक, आज से 200 ईयर्स बैक मार्शल ने ये चीज बोला था। ठीक है, काफी पुराना है, 1842 से 1924, मतलब आप देख रहे हो नियर अबाउट 200 ईयर्स एगो मार्शल ये मैटर के बारे में डिस्कस किया था, जो आज भी इतना इंपॉर्टेंट है। लंदन का एक इकोनॉमिक्स थे, 1842 में इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा एनालाइज किया था।
जो आज भी इतना ट्रू है जितना आज से 200 इयर्स बैक ट्रू था। ओके, तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं ना सर। तो ये था टेबल। अगर आप लोगों ने टेबल ड्रॉ कर लिया मैगी का, तो अभी चलो हम लोग मैगी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। तो एकदम सिंपल मैटर है, इसी दिस टेबल से ही ग्राफ को ड्रॉ करना है, इसी टेबल से ही ग्राफ को ड्रॉ करना है। यहीं पर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, हो जाएगा यहाँ। तो चलो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस पे, इकोनॉमिक्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करने के टाइम पे जिन्होंने डिमांड नहीं किया कोई बात नहीं, अभी डिमांड सीख जाओगे, बाद में डिमांड का लेक्चर देख लेना या बाद में जब होगा तब कर लेना, कोई बात नहीं। अराउंड द ईयर ये सब टॉपिक चलता रहता है। तो सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस बना लो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये नॉर्मल ग्राफिकल जो पेपर है, ग्राफ पेपर का ही पॉइंट है। दिस इज द पॉजिटिव साइड में ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। एक मिडिल पॉइंट बना लो, क्योंकि आपका जो भी टेबल है, टेबुलर फॉर्म का जो टेबल है उसी के पैटर्न में। तो सबसे पहले आप इधर ना प्राइस को शो कर दो एंड दिस साइड में नीचे वाला पॉइंट में आप क्वांटिटी को दिखा दो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्वांटिटी के लिए और दिस साइड प्राइस के लिए, ठीक है। ये दिस इज ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहता है। फिर ओरिजिन से आप एक 4 पॉइंट बना लो, 8 पॉइंट बना लो, 12 लगा दो, 16 लगा दो एंड 20 भी लगा दो, ठीक है। तो 4, 8, 12, 16, 20 एंड क्वांटिटी में आप पुट करो। जैसे कि आपको पता होगा, देखो क्वांटिटी का टेबल में अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी में बेसिकली 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा ही है। तो आप उसी तरह से पुट करो तो आपको एकदम फटाफट बन जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मेरे साथ साथ करो, अभी आपको पता चल जाएगा कि सर आप 50, 40 करके भी तो कर सकते थे। नहीं सर, आपको पता चल जाएगा अभी कि मैंने ऐसा प्राइस को नीचे से लिखा और क्वांटिटी को भी मैंने इस तरह से लिखा। तो इसके लिखने के पीछे का वजह भी आपको पता चल जाएगा। यू विल गेट टू नो द रीजन व्हाई मैंने इसी तरह का सीक्वेंस को मेंटेन किया, क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्राइस आपका 20 है तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। सप्लाई, पहले आप कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। आप पहले डिमांड को बना लो फिर सप्लाई को बनाओ, या फिर आप पहले सप्लाई बना लो फिर डिमांड बनाओ। तो चलो पहले मैं डिमांड को बनाता हूँ, ठीक है। कि डिमांड क्या सोचता है, डिमांड जो करने वाले होते हैं, मतलब कंज्यूमर क्या फील करता है, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है कि जब प्रोडक्ट प्राइस कम रहेगा तब उसको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट प्राइस जब कम रहेगा तब उनको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। जब प्रोडक्ट प्राइस 4 है तो उसका डिमांड क्या था, आप लोगों ने देखा होगा। प्रोडक्ट प्राइस 4 तो डिमांड यूनिट कितना है, 50, है ना। प्रोडक्ट प्राइस 4 तो डिमांड यूनिट है 50। तो आपको क्या करना है, ये कुछ इस तरह से हुआ है, मतलब आपको इधर जाके ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपको डिमांड ग्राफ दिखा दूंगा ना तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, कुछ इस तरह से होता है डिमांड ग्राफ को जब ड्रॉ किया जाता है। तो चलो मैं आपको हल्का से पहले दिखाता हूँ। जब प्रोडक्ट प्राइस 4 है तो डिमांड कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। जब डिमांड 20 है, जब डिमांड जब प्राइस 20 है, देखो आप प्राइस जब 20 है तो डिमांड कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। इधर से करो तो ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। जब 16 है तो प्राइस कितना होना चाहिए, 10। जब 12 है तब 30, जब 8 है तब 40 एंड जब 4 था तब 50। तो डिमांड ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। क्या आप लोगों ने देखा किस तरह से डिमांड ग्राफ हुआ है। डिमांड ग्राफ डाउनवर्ड होता है, दिस इज अ डिमांड ग्राफ, ये डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट से राइट, ऊपर नीचे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ग्राफ में कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, नो वन नो, बट आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। तो उसको अगर मैं कलरिंग थोड़ा कर दूं तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ,
लेकिन आप लोग मत कीजिएगा ओवरराइट, ठीक है। तो ये डिमांड का कर्व आपने ड्रॉ किया कि जब जब प्राइस हाई था 20 रुपीज था तब डिमांड 10 यूनिट था, जब 16 हुआ तो डिमांड 20 हुआ, जब 12 हुआ तब डिमांड 30 हुआ, जब 8 हुआ तब डिमांड 40 हुआ, जब 4 हुआ तब डिमांड 50 हुआ। अब सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, चलो तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। जब 20 है तब वो कितना सोचेगा, सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू आप देख लो, जब 20 है तब वो 50 यूनिट ढूंढ रहा है। सप्लायर कुछ इस तरह से सोचता है। चलो सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। सप्लायर ऐसा करता है, मैं एक ही ग्राफ में ऐसा कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मली आप एक बार सीख जाओगे, मतलब आपको एक बार लर्निंग हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आप assumptions लेके भी कर सकते हो। When 20 is the price, supplier wants more supply of Maggi। जब दाम 16 हो रहा है तो उसका सप्लाई करने का मन थोड़ा कम हो जाएगा। जब दाम 12 हो जाएगा तब उसको और सप्लाई करने का मन कम हो जाएगा। जब दाम 8 हो जाएगा तब और सप्लाई करने का मन कम हो जाएगा। जब दाम 4 हो जाएगा तब और सप्लाई करने का मन कम हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे इसका क्वांटिटी कैसे डिक्रीज हुआ आपने देखा, तो इसका सप्लाई का ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक। जहां जहां से इसका ये एग्जैक्टली इसको निकल के जाता इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो ये हो गया आपका सप्लाई का ग्राफ। एंड जिस पर्टिकुलर पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने देखा कि किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, देखो एकदम 12 रुपीज में इंटरसेक्ट करता है। तो इसको क्या कहते हैं जानते हो, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ठीक जिस पॉइंट में मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को मैच करता है, वही मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस होता है। बताओ सर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी। हेलो, आप लोग हो, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। क्या आपने देखा Yes sir, yes sir. कि हाउ वी डिटरमाइन अ प्रोडक्ट प्राइस इन द मार्केट, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो कोहिनूर डायमंड हो, एनीथिंग, उसके पीछे रीजन कुछ ऐसा ही होता है। मतलब इसी वे में बाकी और भी जितने को इकोनॉमिक्स को ये एक छोटा सा मैटर तो नहीं है कि जिसको मैं आपको एक मैटर से ही बता दूं, बट ये एक परफेक्ट मार्केट का पॉइंट था। मार्केट भी अलग अलग तरीका का होता है, परफेक्ट मार्केट होते हैं, ये सब आपको मैं आगे आगे सिखाऊंगा। ये बेसिकली परफेक्ट मार्केट है, इसको कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली मार्केट में थोड़ा अलग हो जाता है, आपका ऑलिगोपोली मार्केट होता है। जब मार्केट का चैप्टर आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर होता है, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज तो एकदम नॉर्मल है, दैट इज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन जरूर करेगा। जहां मार्केट को सोचने का टाइम मिलेगा, अगर मोनोपोली होगा तो मार्केट डिटरमाइन नहीं करता है, प्रोडक्ट का ओनर डिटरमाइन करता है मोनोपोली में, ठीक है। तो वो पॉइंट में मैं कभी चर्चा करूंगा, बट उसमें सप्लाई इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में एकदम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इस पॉइंट में मैगी कैसा है ना, परफेक्ट कंपटीशन, मतलब इसमें बहुत सारा बायर है और बहुत सारा सेलर है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहां बायर भी बहुत, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ बायर एंड लॉट्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब लॉट्स ऑफ बायर एंड लॉट्स ऑफ सेलर, ठीक है। व्हेन देयर इज अ लॉट्स ऑफ बायर एंड लॉट्स ऑफ सेलर इन द मार्केट, एंड मार्केट विल बी अ फ्री मार्केट, उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। और उस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को जिस तरह से काम होता है, सबको क्लियर है? बहुत अच्छा सब। अगर बाद में आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनिंग किया हुआ है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ कि हाउ टू डिटरमाइन दी मैगी प्राइस इन द मार्केट, क्यों मैगी का दाम 12 है। क्यों 16 होता तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, आपने देखा, अगर दाम 16 होता तो सप्लाई ज्यादा हो जाता, बायर नहीं मिलता। दाम 20 होता तो भी सप्लाई ज्यादा हो जाता, बायर नहीं मिलता। दाम अगर 4 रुपीज हो जाता तो बायर मिल जाता बहुत, लेकिन सप्लाई करने वाले कोई नहीं होते। दाम अगर 8 होता तो भी बायर बहुत मिल जाता, फिर भी सप्लायर विल बी नॉट इंटरेस्टेड। तो जहां पर बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड रहेगा, वही मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करेगा। इसी तरह से मर्सल ने आज से 200 इयर्स बैक अप्रॉक्स इस पर्टिकुलर मैटर को एक्सप्लेन किया था, जो आज भी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करने के टाइम पे सोचते हैं।
इसी मैटर के साथ सोचते हैं। आई होप सर आप लोग बहुत एंजॉय किए हो मैगी का प्राइस डिटरमाइन करते वक्त। कुछ और पॉइंट्स है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया। तो चलो अल्टीमेटली मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई भी बता दिया है ना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कि ये जो PPRY, PPRPF, YTGEO है, बेसिकली जब आप प्राइस पे किसी प्रोडक्ट का सप्लाई को डिटरमाइन करते हो तो रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सॉरी टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, इस मैटर को आप क्या कर देते हो ना, फ्रीज कर देते हो। तो चलो आज एक्चुअली यही तो डिस्कस करना है अभी। और नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, तो ये देखो यहाँ पर टेबल था, ग्राफ भी था, ओनली सप्लाई ग्राफ यहाँ पर, मतलब ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। क्या आप लोग देख पा रहे हो सर मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व? ओके सर, चलो मूवमेंट तो करेंगे। जस्ट अ मिनट। सप्लाई कर्व का ना मूवमेंट होता है, सप्लाई कर्व का मूवमेंट होता है, सप्लाई कर्व का शिफ्टिंग भी होता है। तो क्यों होता है शिफ्टिंग, क्यों होता है मूवमेंट, यही तो बात करना है आपसे। चलो आप मैगी कंपनी के साथ भी सोच सकते हो, केस स्टडीज मैगी से चल रहा है, तो जो भी सोचना है आप मैगी के साथ चलो, तो आपको बस और कुछ नहीं, मैगी की जगह आप कोका कोला, पेप्सी भी ले सकते थे, या फिर आप स्मार्टफोन में आईफोन, एप्पल या सैमसंग भी ले सकते थे। अब जो भी मर्जी ले लो, बट करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन द मैगी। खाना कम है पर पढ़ाई के लिए यूज करना है। तो देखो मूवमेंट में क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ क्या है, PRPF, PPRPF TGEO। ये तो आप लोगों ने देखा, मैं सुबह से बता रहा हूँ, मतलब सुबह से मतलब फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द क्लास, तब से मैं बात कर रहा हूँ PPRPF TGEO पे, है ना। तो ये जो PPRPF TGEO है, यही आपका मूवमेंट और शिफ्टिंग में हेल्प करेगा। देखिएगा, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मूवमेंट जब होता है ना, तो मूवमेंट दो तरह का हो सकता है। एक मूवमेंट को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो एक्सपेंशन कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो ये एक्सपेंशन क्या है एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, देखो, राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का सप्लाई उसके प्राइस बढ़ने के कारण होता है, व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, तो उस केस में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, मतलब सप्लाई कम हो जाना, ठीक है। ओके, तो चलो इसको एकदम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, अभी थोड़ा वेट करना प्लीज। अच्छा, एक साथ मैं आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बता दूं एकदम ग्राफिकली। ये शिफ्टिंग जो है ना, ये इसके बाद बताना है मैं आपको, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक बार समझा दूं। चलो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पहले मैं आपको एक बार ग्राफिकली समझा देता हूं, आपको फटाफट समझ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ग्राफ आपके सामने है, बट आपको मैं इसको ड्रॉ करके ही बताने वाला हूँ, एकदम ऐसे नहीं बताऊंगा, ड्रॉ करके बताने वाला हूँ कि क्या होता है कि सप्लाई कब शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि रियल में कुछ ऐसा होता है क्या। तो चलो रियलिटी चेक देख लेते हैं। Movement of supply curve, okay, movement of supply curve, बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आने वाले हैं सर, बोर मत होइएगा, बोर होने का कोई जगह नहीं है। मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व में क्या है,
इसमें दो चीज होते हैं, मूवमेंट दो तरह का हो सकता है। एक केस में आपका एक्सपेंशन होगा और अनदर सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक्सपेंशन कब होगा? चलो ग्राफ क्या कहते हैं। ग्राफ कहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पी प्राइस यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस का अप डाउन से ही डिपेंड करता है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए आपको एक बार फंक्शंस ऑफ सप्लाई एक बार लिख लेना चाहिए। सप्लाई इक्वल्स टू, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, पी एफ, टी, जी, ई, ओ। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जब सप्लाई में होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट का, चाहे मैगी क्यों ना हो, तो उसमें मेन रोल प्ले करता है प्राइस। प्राइस चेंज के कारण प्राइस चेंज होगा और बाकी सबको क्या करना है? फ्रीज कर दो। सर पे बार लगा दिया मैंने, दैट मीन्स इसको मैं कांस्टेंट कर दिया। मतलब बाकी मैटर को चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्राइस को चेंज करना है। और सिर्फ प्राइस को चेंज करते हुए जब हम लोग किसी प्रोडक्ट का सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे ना, तब तो होता है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो प्राइस चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज, बोथ ना। मतलब प्राइस अप भी हो सकता है, प्राइस डाउन भी हो सकता है। तो चलो मान के चलते, पहले आपका प्राइस पी था, तो सपोज आपका प्राइस पी था, मतलब आपका प्राइस 10 था। अभी प्राइस पी से P1 हुआ है। अच्छा चलो इसको 12 रखते हैं, 10 नहीं 12 रखो। प्राइस आपका 12 था, अभी आपका प्राइस 14 हो रहा है, क्योंकि मैगी पैकेट से बात चल रहा है कि प्राइस इतना दिन आपका P था, मतलब 12 रुपीज था। अभी आपका प्राइस जो है ना, दिस साइड इज क्वांटिटी, दिस साइड में रुपीज डिटरमाइन कर लो, दिस साइड में क्वांटिटी डिटरमाइन कर लो। P से P1 हुआ, तो जब प्राइस P था, दैट मीन्स आपका प्राइस जब प्रोडक्ट का 12 हुआ करता था, तब आपका क्वांटिटी ज्यादा होगा या क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगा या कम होगा? हेलो, प्राइस जब 12 है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगा, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर और लेस? हेलो सर मोर। नहीं सर, ये डिमांड में होता है। जब प्राइस 12 ज्यादा है या प्राइस 14 ज्यादा है? अच्छा, ये 14 अगर है तो सप्लाई ज्यादा होगा, है ना? 14 में सप्लाई ज्यादा होगा, बिकॉज हाँ, सप्लायर ऑलवेज हाई प्राइस में सेल करना पसंद करते हैं, है ना? तो 12 में आपका सप्लाई क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो 12 में आपका सप्लाई लो है, तो पहले जब 12 दाम था, सप्लायर इतना क्वांटिटी सेल करता था, सपोज 5 यूनिट, लेकिन अभी प्राइस हाई हुआ है, तो सप्लायर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना पसंद करेगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो सप्लायर का भी मार्जिन रहेगा सर, सप्लायर का भी मार्जिन रहेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ ना यहाँ पर, तो अभी सप्लाई लाइन देखने में कैसा होगा? आपका सप्लाई लाइन देखने में हो जाएगा कुछ ऐसा। सप्लाई ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है। ये जो इधर से इधर मैंने किया ना, ये अपवर्ड राइजिंग कहते हैं इसको। जैसे मैंने आपको डिमांड में दिखाया था लास्ट कर्व में, ये देखो डिमांड ग्राफ ऐसे था ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड सप्लाई कर्व ऐसे था, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग है। तो अपवर्ड राइजिंग जब ये हो रहा है, तो अपवर्ड राइजिंग तो ये होगा, लेकिन सप्लाई में एक्सपेंशन आ गया, बिकॉज सप्लायर अभी ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना पसंद करेगा बिफोर, बिकॉज पहले अगर 5 पैकेट सेल करना पसंद करता था, अभी वो 7 पैकेट सेल करेगा, ठीक है? बिकॉज उसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो उसका क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज में जिससे मार्जिन मिलता है ना, वो प्रोडक्ट वो ज्यादा मतलब स्टॉक भी करता है और उसको सप्लाई करना भी पसंद करता है। तो एकदम सिंपल मैटर फॉलो होगा यहाँ पर। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ये जो सप्लायर अपना क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा रहा है ना, इसी को कहते हैं एक्सपेंशन करना। सप्लाई को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि दाम अभी ज्यादा मिल रहा है, दैट्स वाई।
तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। अब बस ऑपोजिट कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कॉन्ट्रैक्शन में। ओके चलो कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सिमिलर पैरामीटर में ड्रॉ कर लो। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो ना? अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा सब, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं। बहुत पॉपुलर पॉइंट है ये सब पॉइंट। एमसीक्यू क्वेश्चंस में स्पेशली पूछता है, यहाँ से ड्राइंग करके भी करना है तो भी पूछता है। सपोज पहले P था, अभी P1 हो गया, दैट मीन्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचना है। पहले प्राइस 14 था, नाउ प्राइस विल बी 12। 14 से प्राइस कम किया जा रहा है ड्यू टू कोविड। हो सकता है ना मार्केट में सप्लाई गिर रहा, मतलब मार्केट में डिमांड कम, डिमांड पहले से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि दाम हाई रेंज में था। तो अगर कंपनी सोच रहा है कि क्यों ना इसका दाम को थोड़ा कम किया जाए, बट जो शॉप का सेलर है ना उनको बात पसंद नहीं होता है दाम कम करना, बिकॉज सेलर ऑलवेज चाहता है कि वो हाई प्राइस में बेचे। तो जब 14 था तब सपोज वो इतना क्वांटिटी सेल करना पसंद करता था, क्वांटिटी 7 था, बट जैसे ही अचानक से फॉर एनी रीजन दाम कम हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 5। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ इसका सप्लाई कप का मूवमेंट कुछ ऐसा हो गया था। सप्लाई कप जैसे देखने में था, देखने में चेंजेस कुछ नहीं होगा, देखने में सिमिलर रहेगा, लुक लाइक अ सेम थिंग, बट इसका जो मूवमेंट है ना वो चेंज हो जाता है। आप बस मूवमेंट को ख्याल करना। क्वांटिटी का जो मूवमेंट था पहले 7 था, दिस इज अ P, दिस इज अ P1, ये चेंज प्राइस है। 14 से 12 हुआ, इस केस में 12 से 14 हुआ था, तो इसमें क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। जिनका सब्जेक्टिव होता है, मतलब जिनको लिखना होता है, लिखने के टाइम पे या ड्राइंग करने के टाइम पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो सिग्नलिंग आप कर रहे हो ना यहाँ पर, कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपका मूवमेंट किधर हो रहा है या एक्सपेंशन के टाइम पे आपका मूवमेंट किधर हो रहा है, ये बहुत वाइटल पॉइंट है। और एक चीज, ये सप्लाई ग्राफ जो है ना इसमें भी कुछ चेंजेस होगा। इस पॉइंट में जब एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका मूवमेंट ऐसा होगा देखने में, एक्सपेंशन हो रहा है तो सप्लाई का एग्जैक्टली अपवर्ड राइजिंग होगा, बट जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब सप्लाई कप का मूवमेंट ऐसा रहेगा सर, बिकॉज आपका क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रहा है। मतलब इसका रीजन कुछ आप ऐसे ढूंढ सकते हो, एकदम सिंपल एक लॉजिक से मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका मूवमेंट देखो, 2 रीजन है यहाँ पर समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्राइस का मूवमेंट यहाँ पर कैसा था? एक्सपेंशन में एक मूवमेंट ऐसा, एक मूवमेंट ऐसा, तो दोनों का कॉम्बो मूवमेंट ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर आपका एक मूवमेंट ऐसा, अनदर मूवमेंट ऐसा, तो दोनों का कॉम्बो मूवमेंट ऐसा होता कि नहीं होता है? सप्लाई का आपका मूवमेंट समझ में आया सर? नहीं आया तो पूछ लो। इफ कुछ भी सवाल करना है सप्लाई कर्व का मूवमेंट समझने के लिए, यू कैन आस्क मी कि किस तरह से यहाँ पर सप्लाई कर्व अपना मूवमेंट चेंज किया है और क्यों समरी करके हम लोग सप्लाई का मूवमेंट इस फर्स्ट केस में, इन द एक्सपेंशन केस इसका अपवर्ड राइजिंग वाला मूवमेंट दिखा, एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला मूवमेंट दिखा। सर कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? क्या स्प्राइट जैसा क्लियर है? बताना प्लीज। यस सर। यस सर। एकदम स्प्राइट है, 7 अप तो नहीं बन गया ना? ओके तो मैं एक्सपेंशन से दूसरा पॉइंट में मूव ऑन कर सकता हूँ। ओके चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करता हूँ। दिस इज एक्सपेंशन पॉइंट। अभी मैं आपको बात करूंगा, मतलब बेसिकली ये मूवमेंट था, बेसिकली ये मूवमेंट था। ओवरऑल बात करें तो इसको मूवमेंट कहते हैं। ये मैंने आपको मूवमेंट बताया, अभी मैं आपको शिफ्टिंग बताऊंगा। चलो तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं ना किताब क्या बताता है। ओके किताब से बस पढ़ना है बट रियल लाइफ में समझना है। शिफ्टिंग जब होता है ना जब शिफ्टिंग होता है तो शिफ्टिंग के केस में किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है क्या? मे भी बहुत नेटवर्क रीजन प्रॉब्लम चल रहा होगा, बिकॉज सीरियसली मुझे कुछ भी आवाज नहीं आ रहा, मतलब आपका आवाज ना कट जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट सीरियसली ये प्रॉब्लम है। পেছন দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পাচ্ছি অনেকটা। हाँ एग्जैक्टली बैकग्राउंड म्यूजिक।
হ্যাঁ স্যার কিরকম সি মাছির মতন আওয়াজ আসছে। माछीर मत हाँ ऐसे कुछ हो रहा था, मे भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत जन का वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी विश्वकर्मा पूजा में सब कोई बहुत ज्यादा नेटवर्क को यूज कर रहा होगा, मे बी सम रीजन इज देयर। ओके चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हो, इतना काफी है। अगर किसी का कुछ पॉइंट मिस हो जाता है ना तो बाद में बैकअप ले लीजिएगा। शिफ्टिंग क्योंकि इसका बैकअप होता है, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी मिस हो जाएगा आपको बाद में बैकअप मिल जाएगा। चलो शिफ्टिंग देख लो सब, फटाफट देख लो मैगी का शिफ्टिंग कैसे हो जाएगा। शिफ्टिंग करते हैं मैगी का, कि मैगी पैकेट शिफ्ट कब करेगा। When supply of a commodity changes due to change in factor other than price, प्राइस छोड़ के बाकी चीज चेंज करेगा, जैसे कि दैट इज PR PF TGEO, ठीक है। दैट मीन्स आप समझ रहे हो ना सब, इस पॉइंट में ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा हो सकता है, ये आपने देखा था यहाँ पर फंक्शंस ऑफ सप्लाई, हेलो दिस इज द फंक्शन ऑफ सप्लाई था ना, ये फंक्शंस ऑफ सप्लाई पे, फंक्शंस ऑफ सप्लाई में आपका प्राइस को मैंने चेंज कर रहा था, बट अभी मुझे क्या करना है, प्राइस को कांस्टेंट करना है और बाकियों को चेंज करना है। सर ये हो सकता है क्या? हाँ सर अलबत्त हो सकता है, क्यों नहीं होगा, इकोनॉमी है सर, कुछ भी हो सकता है, हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। सर कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? विश्वजीत, विश्वजीत कुछ पूछना चाहते हो? म्यूट कर लो प्लीज, नहीं पूछना है तो। ओके, सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ, मैं फिर से बता रहा हूं, P PR PF TGEO। अब इसको एकदम मगअप कर लो, दिमाग में छाप लो सब, मगअप मतलब दिमाग में जस्ट कीप इट इन योर ब्रेन कि प्राइस तो इंपॉर्टेंट है ही ना, बट यहाँ पर आपने क्या बोला आपको कि आपको प्राइस को कांस्टेंट करना है, इसको फ्रीज कर दो, प्राइस को ही फ्रीज कर दो आप, कि आपको प्राइस चेंज के साथ आपको सप्लाई को चेंज नहीं करना है, मे बी फॉर एनी अदर रीजन सप्लाई हो रहा है, फॉर एनी अदर रीजन। जैसे कि आपको मैंने आज ही बताया कि जिस तरह से मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन, इसमें प्राइस चेंजेस नहीं हुआ था, स्टार्टिंग से प्राइस चेंज नहीं था इस केस में, क्या आपको समझ में आ रहा है? मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन का जो सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ गया, सप्लाई इंक्रीज हुआ इतना ज्यादा, सर हुआ कि नहीं हुआ सप्लाई इंक्रीज इस प्रोडक्ट का? यस तो इसके लिए क्या प्राइस लायबल है क्या इसके लिए? मतलब प्राइस कहीं पर नॉर्मल जो सप्लाई इंक्रीज होने के लिए प्राइस इंक्रीज होना जरूरी था, है ना, प्राइस इंक्रीज होना जरूरी था कि सप्लायर को दाम मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है, इसलिए वो लोग सप्लाई बढ़ा दिया? नहीं, फॉर एनी अदर रीजन, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन इज देयर। जैसे कि कुछ रीजन मैं आपको यहीं पर बता सकता हूँ कि क्या क्या रीजन मेनली हुआ। ऐसे जरूरी नहीं कि हर एक मैटर वेरी करेगा, ये जो अलग अलग मैटर है इसमें रिलेटेड मैटर का कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैगी के केस में अगर मैं बताऊं आपको, उसमें मैं बाद में आ रहा हूं मैगी में, बट अगर मैं आपको मास्क, सैनिटाइजर का बात करूं तो मास्क, सैनिटाइजर का केस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर फैक्टर के कारण हुआ है। मास्क, सैनिटाइजर का बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर फैक्टर इंपॉर्टेंट रहा है इसके केस में, ठीक है। लेकिन मैगी के केस में कुछ और हो सकता है जिसके कारण उसका सप्लाई बढ़ सकता है। चलो मैं थोड़ा मैगी में ही बात करता हूँ, क्योंकि दैट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव कि मुझे मैगी के बारे में प्रूव करना है कि कब मैगी का शिफ्टिंग हो सकता है सप्लाई में, इधर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा मैगी का सप्लाई, तो कैसे करेगा, कब करेगा एंड क्यों करेगा, व्हाई, हाउ एंड व्हेन। तो रिलेटेड गुड्स का अगर मार्केट में दाम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, लाइक यू ऑल नो, अगर मार्केट में येपी का प्राइस कम हो जाए, येपी का प्राइस कम हो जाए, नॉर का प्राइस कम हो जाए, या टॉपरामैन का प्राइस कम हो जाए, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मे बी प्राइस अप डाउन कुछ भी हो सकता है,
प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आ सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में चेंजेस आ सकता है। टेक्नोलॉजी पे चेंजेस आ सकता है कि पहले ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, अभी टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजिकल गुड्स चाइना से आता है। हेलो सर, टेक्नोलॉजिकल गुड्स ज्यादा चाइना से आता है कि नहीं आता है इंडिया में? क्या इसका खबर है आप लोगों के पास? मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। क्या इसका आइडिया है आपको, आप लोगों को, कि चाइना, आपके पास जो भी स्मार्टफोन है, आपके घर में जो भी टीवी है, आपके घर में अगर कोई कैलकुलेटर है, आपके घर में कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इन योर होम, जस्ट चेक इट वंस, आप देखना मैक्सिमम प्रोडक्ट के पीछे आपको मेड इन चाइना दिख जाएगा। Am I right or wrong? सर आप एकदम सही बोल रहे हो। हाँ सर, मैक्सिमम के, कुछ जापान भी दिखेगा, बट चाइना बहुत सस्ता में देता है। चाइना का जो सिस्टम है ना, वो काफी लो प्राइस में देता है, इसलिए चाइना, ये देख रहे हो ना, एकदम बहुत बड़ा हाथी जैसा है। ये चाइना क्या है ना, ये बहुत सारा प्रोडक्ट इंडिया को सप्लाई करता है, लेकिन क्या करेंटली चाइना सप्लाई कर रहा है बहुत सारा प्रोडक्ट, या चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में बैन है? इवन पबजी बैन हो चुका है, 118 ऐप बैन हो चुका है, और भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बैन हो चुका है। इवन कुछ प्रोडक्ट चल भी रहा है, लेकिन कंप्लीट बैन नहीं है, बट क्योंकि चाइना लद्दाख में प्रॉब्लम कर रहा है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, यू हैव टू नो, नॉट ओनली यू ऑल नो, बट यू हैव टू नो। चाइना लद्दाख में प्रॉब्लम कर रहा है, चाइना अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम कर रहा है। दिस इज अ जीके, जनरल नॉलेज, प्लीज कीप अपडेटेड, अपडेट रहो इस सब चीजों में कि लद्दाख में प्रॉब्लम है, पैंगोंग लेक के वहां पर खबर देखा करो क्या प्रॉब्लम है। अक्साई चाइना, ये हमारा कान जो देख रहे हो आप कश्मीर का, ये कान चाइना लेके रखा है और लेना चाहते हैं, ये कान लेके अभी पूरा का पूरा अंदर आना चाहता है, टोटल लद्दाख को ले लेना चाहता है। अच्छा बात नहीं है सर, उसका बस तिब्बत को ले लिया सर 1950s में दुनिया के सामने से, तभी तो दलाई लामा इंडिया में एक्साइल में है सर। आप लोग जानते हो दलाई लामा जो तिब्बत का मॉन्क है, वहां पर वो लोग लड़ाई नहीं करता सर, पीसफुल लाइफ जीता है, लेकिन उनको वहां से भगाया चाइना, जबरदस्ती हड़प लिया। ये जो एरिया है ना, दिस इज द एरिया, ये तिब्बत का एरिया है, जबरदस्ती एरिया। बहुत सारा पॉलिटिकल फैक्टर है यहाँ पर, करेंटली मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, वी आर करेंटली वांट टू फोकस इन द इकोनॉमिकल फैक्टर, डोंट इन द पॉलिटिकल फैक्टर। लेकिन क्या है ना, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स हाथ में हाथ लगा के चलते हैं सर, हैंड इन हैंड चलता है, तो एक को बोलने जाओ दूसरा आ जाता है। कोई बात नहीं, चाइना क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का इंपोर्ट कम हो गया, और क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम यही है, और एजुकेशनल सिस्टम काफी ज्यादा ना बोरिंग है। क्यों जानते हो? क्योंकि हम लोग ना कुछ भी चीज प्रैक्टिकल देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ किताब में जो लिखा है वही पसंद करते हैं, और एग्जाम में कितना मार्क्स मिला वो देखना पसंद करते हैं। हमें क्या सीखने को मिला, व्हाट वी लर्न एक्चुअली, व्हाट काइंड ऑफ थिंग वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन आवर रियल लाइफ, ये सबसे हमें लेना देना नहीं है। बस एक सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन क्या है ना, 130 करोड़ पॉपुलेशन में सरकारी नौकरी देने वाले हार्डली 1 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ पोस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अवेलेबल नहीं है, बिकॉज बिजनेस माइंड नहीं है, बिकॉज सरकार का बिजनेस माइंड नहीं होता, सरकार तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट करता है, और इंडिया में बिजनेस माइंड बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एकदम बहुत खराब है, इंडिया में बिजनेस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो उतना ज्यादा बनता नहीं है, तो मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। और जब भी हम लोग इसको बैन कर देते हैं तो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, और फिर प्रोडक्शन लेवल में भी सप्लाई में डाउनफॉल या आप कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। रिसेंटली मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया है, एक अतुल्य भारत का एक कुछ प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें अगर सप्लाई बढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होता है तो मे भी सप्लाई इंक्रीज कर सकता है। मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट एक साथ बता दिया, बट आई होप आपको समझ में आया, बिकॉज पॉइंट बहुत सिंपल था, बहुत लॉजिकल था। ओके तो मैगी का प्राइस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकता है मैगी में, जैसे मैंने आपको चाइना का कारण बताया, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड है जिनका नेटवर्किंग बिजनेस है सर, मतलब नेटवर्क सप्लाई करता है ब्रॉडबैंड या और बी मैटर का, तो उसका मैक्सिमम जो ब्रॉडबैंड सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है वो सब चाइना से आता है, तो उसका टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण सप्लाई रोक के रखा है, तो बिजनेस में डाउनफॉल है सर, प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो देयर, जैसे कि मैंने आपको लेड के बारे में बताया था, मैगी में बैन लगाया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये भी मैंने आपको बताया, अदर फैक्टर्स आई हैव आल्सो डिस्कस्ड। तो जब प्राइस छोड़ के बाकी मैटर वैरी करता है तब सप्लाई में चेंजेस आता है सर, और इसी टाइम पे सप्लाई में मूवमेंट दिखता है सर। ओके तो सप्लाई में मूवमेंट कैसा दिखता है, एक बार ड्राइंग देख लो तो एकदम समझ में आ जाएगा, फटाफट समझ जाओगे सर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन,
यहाँ पर प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्राइस को फिक्स कर दो सर, प्राइस तो रहेगा बट प्राइस को फिक्स कर दो, चेंजेस नहीं करना है। और बाकी फैक्टर को कहीं डिनोट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बाकी फैक्टर हवा में काम करता है। हवा में मतलब सर ये आपको डायरेक्टली तो दिखेगा नहीं ना, यू कैन ओनली फील इट कि भाई येपी ने दाम कम किया, इसके साथ आपका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है। आपका प्राइस में मूवमेंट होता आपको दिख जाता, बट येपी ने या नॉर ने चेंजेस किया प्राइस में, या अप या डाउन, इससे आपको जब फीलिंग आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस है, पहले जमीन का भाड़ा 10,000 होता था, अभी घर का भाड़ा 20,000 है, यू कैन फील इट। टेक्नोलॉजी में चेंजेस, यू कैन फील इट। गवर्नमेंट पॉलिसी, यू कैन फील इट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आल्सो यू कैन फील इट। अदर फैक्टर आल्सो यू कैन फील इट। सो आप यहाँ पर कुछ भी दिखा नहीं सकते, बट आप प्राइस को कहीं ना कहीं फिक्स कर दो और अपना सप्लाई को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दो। समझ जाओगे सर, समझ जाओगे, थोड़ा कंसंट्रेशनली देखो। सपोज मानो कि प्राइस जब यहाँ पर था, प्राइस से लेना देना है ही नहीं, सप्लाई Q1 पे था, लेकिन कुछ भी एक फैक्टर ये PRTGEO पे कोई भी फैक्टर मार्केट में हिट किया और आपका सप्लाई, सॉरी पहले मानो कि सप्लाई यहाँ तक था, पहले Q था, ओके, अभी Q1 हो गया, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। इस साइड में प्राइस डिटरमाइन तो इस तरफ करना है, क्वांटिटी आपको इधर ही लिखना चाहिए। प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन कर लो, जस्ट उल्टा होगा इंक्रीज और डिक्रीज के केस में। पहले आपका सप्लाई Q होता था, अभी Q1 कर लो। यहाँ पर क्या है, पहले सप्लाई Q था, अभी Q1 हो गया, तो इस केस में आपको इंक्रीज करना है सप्लाई को। तो पहले क्या होता था, आपका सप्लाई कर्व जो है ना, उसका मूवमेंट अलग था, उसका शिफ्टिंग अलग था। पहले आपका सप्लाई कर्व यहाँ से जाता था, देख लो सर, बहुत सिंपल है। पहले आपका सप्लाई कर्व ऐसे मूव करता था, ऐसे होता था, ठीक है। अभी आपका सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है, येलो से ग्रीन लाइन पे शिफ्ट हो गया। मतलब दिस इज योर प्रीवियस सप्लाई कर्व। जब आपका क्वांटिटी इतना होता था, प्राइस इतना ही था, बट कुछ और मैटर है, कुछ और मैटर कौन सा सर? फंक्शंस पे देखो ना, PR, PF, TGEO, कुछ भी कारण हो सकता है, मैंने आपको हजारों कारण बताया। तो ये सब के कारण जब आपका सप्लाई पहले यहाँ होता था, अभी आपका सप्लाई किसी कारण से इंक्रीज में है, मतलब ये सब पॉजिटिव वे में काम किया, ठीक है। मे बी चाइना ने प्रोडक्ट सप्लाई करना चालू कर दिया, मे बी गवर्नमेंट ने मैगी पे लेड का जो बैन था हटा दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लो है, मतलब लैंड का दाम, आपका लेबर का वेजेस, सब कुछ कम हो रहा है, तो आपका सप्लाई ग्रो हो रहा है। क्या सब आपको समझ में आया सर? प्लीज बताना प्लीज मुझे। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज ऑफ योर सप्लाई। इंक्रीज समझ में आ रहा है? सेम पैटर्न में आप डिक्रीज भी देख लो। इजी है, बहुत इजी है, एकदम पानी की तरह है, कुछ भी समझने लायक है नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी समझ सकता है, कोई भी, मतलब जो अभी स्कूल से निकला है, मतलब स्कूल जाएगा वो भी समझ जाएगा। सर क्या मजाक करते हो? नहीं सर सीरियसली, आप देखो तो सही, इतना भी क्या बड़ा बात है, बस थोड़ा मार्केट नॉलेज होना चाहिए। अनपढ़ गंवार को भी सिखा सकता हूँ सर, अगर आप चाहो तो, मतलब जो इलिटरेट है वो भी समझ सकता है, क्योंकि जो भिखारी होते हैं ना, उसको भी पता होता है मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, भिखारी जो होते हैं उसको भी पता होता है, वो आपके तरह CS CMA नहीं है, वो आपके तरह इकोनॉमिक्स के बारे में इतना सारा कुछ मैटर नहीं जान पाते, उसे भी पता चल जाता है। तो पहले आपका सप्लाई इधर हुआ करता था, अभी आपका सप्लाई इधर हो गया है। तो पहले इसका शिफ्टिंग मैं आपको समझा देता हूं कि इसका शिफ्टिंग आपको कैसे दिखाना चाहिए। इंक्रीज जब होता है ना, तो सप्लाई का इस तरह से डाउनफॉल दिखता है। सप्लाई पहले ऊपर था, अभी ये सप्लाई ना राइट साइड में शिफ्ट करेगा ना। अगर सप्लाई राइट साइड में शिफ्ट करेगा इसका मतलब इंक्रीज, अगर सप्लाई लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा ना, तो इसको कहेंगे डिक्रीज। लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिक्रीज, राइट में जाएगा तो इंक्रीज, ओके। और बाकी और कुछ नहीं है, बस जो पॉइंट है इसका नाम लगा देना, एक एक पॉइंट का जो पसंद है नाम लगा देना, इंटरसेक्शंस का ABC, यहाँ पर भी ABC, जो पसंद है नाम लगा दो आपके हिसाब से।
बट आपको अब मुझे बस इतना बता दो, क्या समझ में आया शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट करता है, जैसे मैंने आपको मैगी के बारे में बताया। क्लियर है आप सबको? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। इफ एनी डाउट इन दिस शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट यू कैन आस्क मी नाउ। तो बस यही था आज मुझे आपको सप्लाई के बारे में बेसिकली यही सब कहना था, कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको आज क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ कि आज आपने क्या क्या सीखा। आज आपने देखा कि सप्लाई का एक तो सबसे पहले आपने देखा सप्लाई क्या है, फिर आपने देखा कि किस तरह से मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें मैंने डिमांड पे फोकस नहीं किया, सप्लाई पे फोकस किया। डिमांड जस्ट समझाते हुए मैंने आपको कहा कि उसका टेबल बना के मैंने आपको दिखाया टेबुलर फॉर्मेट में, फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में, कि किस तरह से मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड मिलके प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करता है। फिर मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या है, वो भी मैंने आपको किताब से बताया, जो बेसिकली मैंने ग्राफ पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दिया। ठीक है, जब भी आपको मैंने ग्राफ समझा रहा था प्रैक्टिकली, तब भी मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई बता दिया। और उसके बाद मैंने आपको मूवमेंट एंड शिफ्टिंग बताया कि सप्लाई का कब कब मूवमेंट करता है और शिफ्टिंग करता है। फिर मैंने आपको बताया कि मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन के केस में क्या होता है। एंड लास्ट में मैंने आपको मूवमेंट एंड शिफ्टिंग दोनों बताया ग्राफिकली। ओके, ये नोट्स जो भी मैंने क्लास में किया, अगर किसी का भी कुछ मिस हो गया, ये नोट भी मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा घर में करने के लिए। आप लोग प्लीज घर में कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे करके दीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज को मैं एनहांस कर पाऊँ। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट भी लिया जाएगा फिर से, जैसे कुछ दिन पहले एक टेस्ट मैंने लिया था लास्ट चैप्टर के ऊपर, फिर से मैं टेस्ट अरेंज करूंगा इस सप्लाई के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट। किसी के मन में कुछ भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे पूछ सकते हो रिगार्डिंग टुडेज क्लास। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो वेट कर जाना, लास्ट में पूछना। बट रिगार्डिंग सप्लाई, इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी नाउ। स्निग्धा, क्लियर? स्निग्धा, स्नेहाशीष, श्रेष्ठा, यस सर। विश्वजीत, Yes, sir. Clear है. प्रगति, काजल, क्लियर ना? Yes, sir. ओके, ठीक है, अगर क्लियर है तो एकदम ओके है सब, नो इशू इज देयर। श्रेष्ठा, आपको समझ में आया? श्रेष्ठा, श्रेष्ठा अनम्यूट Yes, sir. कर। It's clear. ओके ओके श्रेष्ठा, ठीक है। ओके, फिर चलो बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मिलते हैं। স্যার জিনিস বলার ছিল। ओके अरिजीत, वेट করে যা একটু। ओके, जिसका पर्सनल क्वेश्चंस है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू, बाय। Sir. बाय सर, हैप्पी महालय। हैप्पी महालया, महालया टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी महालया टू ऑल ऑफ थैंक यू सर। यू। ओके, थैंक यू। স্যার ওই সিএ ওখান থেকে কয়েকটা অ্যাকাউন্টস আর লয়ের উপর একটা আরটিপি দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আরটিপিটা কি স্যার? আরটিপি হচ্ছে রিভিশন টেস্ট পেপার। পাসনি? না, দুটোই শুধু পেয়েছি, ওই অ্যাকাউন্টস আর লতে। কোথায় দিয়েছে ওটা? বাকিগুলো কি দেয়নি। ফিজিক্যাল কপি দিয়েছে? না, ওইটা ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে ওইখানে বিওএস নলেজ পোর্টালে গিয়ে ওইখানটায় সবের এখনো রিলিজ করেনি, ওই জন্য দেয়নি। যদি রিলিজ করে তাহলে পেয়ে যাবে। স্যার ওটা মানে ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরটিপি গুলো করবি, ওগুলো সলভ করলে অনেক এক্সামে অনেক কমন পাওয়া যায় প্র্যাকটিসের জন্য। করবি, আমি করাবো আরটিপি, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে, আমি আরটিপি সলভ করাবো। আর তোকে একটা কথা বলা হয়নি রে অরিজিৎ, বাবার সাথে কথা হয়েছিল ওই দিনকে, কি বলে বিকমের জন্য কথা বলছিল। বিকমের জন্য কিছু বাবা বলছিল, স্যার বিকমটা কি করবে? তুই কি ডিসাইড করেছিস? স্যার আমি তো এখন ওই সিএ ফোকাস আছি, নভেম্বরের পর আমি চিন্তা ভাবনা করবো বিকম।